जब हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हमें क्या कहता है कि हमारे वर्ब का हमारे सब्जेक्ट के साथ अग्री होना जरूरी है। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी बेटे क्या होगा, सिंगुलर, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। सिर्फ इतनी सी बात है, 2 लाइंस का रूल है हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। मतलब अगर मेरे से कोई पूछता है कि सर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है, तो मैं बोलूंगा बेटे हमारा वर्ब हमारे सब्जेक्ट के साथ अग्री करना चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब प्लूरल होगा। अब ये 2 लाइंस बोलकर मैं आपको बोलूंगा जी कि मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बता दिया, मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ा दिया। लेकिन देखें ये बिल्कुल इस तरह काम नहीं करता। पहले इसकी हायरार्की को समझें, फिर हम इसकी रेलिवेंसी पे बात करेंगे कि जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिस तरह हम इसको टैकल करने वाले हैं। देखें जब आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात करते हैं ना, तो बेटे इसके 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। नंबर 1 इंग्रेडिएंट हमारे पास होता है सब्जेक्ट, और नंबर 2 इंग्रेडिएंट हमारे पास क्या होता है, वर्ब होता है। ये बिल्कुल इस तरह है कि आप किसी को कहते हैं कि बिरयानी बनाएं। अच्छा, अब बिरयानी बनाने वाला क्या करेगा, चावल उबालेगा, गोश्त को पकाएगा, सारे मसाले पहले तैयार करेगा, और लास्ट में आके चावल और गोश्त की तहें बनाकर, लेयर्स बनाकर बिरयानी को क्या करेगा, मुकम्मल कर देगा। अच्छा, अब अगर आप किसी को कहते हैं कि बिरयानी बनाए और उस बंदे को चावल ही उबालने नहीं आते, उस बंदे को गोश्त ही पकाना नहीं आता, तो जिस बंदे को चावल उबालने नहीं आते या जिस बंदे को गोश्त पकाना नहीं आता, वो कभी भी एक अच्छी बिरयानी नहीं बना सकता। तो जब आपने किसी को ये चेक करना हो कि क्या इसको चावल उबालने आते हैं, क्या इसको गोश्त पकाना आता है, क्या इसको सारी चीज़ों को इकट्ठा करना आता है, तो आप बड़ी स्मार्टली उसको ये कहते हैं, ये कहने की बजाय कि आप चावल उबाल दें, आप उसको कहते हैं बिरयानी बना दे। अब जब वो बिरयानी बनाएगा ना, तो सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी कि उसको टेस्ट का कितना पता है, उसका मसालों को कितना पता है, उसको चावल उबालने का कितना पता है, या उसको गोश्त या उसकी प्रेजेंटेशन का कितना पता है। तो बिल्कुल इसी तरह पीएमडीसी आपके साथ स्मार्टली खेलता है। पीएमडीसी आपको कहता है कि जी आपके सिलेबस में आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ना है, आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पता होना चाहिए। अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, एक आपके पास है सब्जेक्ट और दूसरा आपके पास वर्ब। देखिए जब आप सब्जेक्ट की बात करते हैं ना, तो इंग्लिश में हम सब्जेक्ट के तौर पर 2 चीज़ों को यूज करते हैं। हम नाउन को यूज करते हैं और हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। हम नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं। तो अगर मुझे सब्जेक्ट के बारे में सीखना है, अगर मुझे सब्जेक्ट को सीखना है, सब्जेक्ट पढ़ना है, तो मैं क्या पढ़ूंगा, मैं नाउन पढ़ूंगा और प्रोनाउन पढ़ूंगा। और नंबर 2 पे हमारे पास सेकंड इंग्रेडिएंट कौन सा है, वर्ब है। तो वर्ब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऐसे ही है ना, हमारे पास वर्ब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जब हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ेंगे ना, जब बाकायदा तौर पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हम रूल्स पढ़ेंगे, तो मैं आपको स्टार्ट में बताऊंगा कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के लिए आपका वर्ब पढ़ा होना क्यों जरूरी है। मैं आपको 7-8 सेंटेंसेस लिखवाऊंगा और फिर मैं आपके सामने ये क्वेश्चन रखूंगा और आपको समझ आएगी कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के लिए वर्ब पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, अभी तो हम वर्ब पढ़ चुके हैं ना, वर्ब हम करके आ चुके हैं, वर्ब हमने पढ़ लिया बड़ी डिटेल के साथ। अब भी हम क्या कर रहे हैं, अब भी हम अपने सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, और सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हम नाउन पढ़ने वाले हैं और प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। जब हम नाउन पढ़ चुके होंगे, प्रोनाउन पढ़ चुके होंगे, वर्ब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो जब हम इन 2 चीजों को पढ़ने के बाद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ेंगे ना, तो ये बिल्कुल इसी तरह होगा जिस तरह आप कोई भी डिश पकाने से पहले सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार करते हैं, अरेंज करते हैं, और पकाते वक्त उन सारी चीजों को क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। तो जब आप अपना पीएमडीसी सिलेबस को देखेंगे ना, तो आपको डायरेक्टली नाउन का कोई क्वेश्चन या नाउन करने के लिए नहीं कहा गया। लेकिन जब आप सब्जेक्ट को करेंगे, तो सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको नाउन करना जरूरी है। देखें, नाउन किए बगैर आपको ये बात समझ नहीं आ सकती है
कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर कब है और प्लूरल कब है, आपका कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। जब अभी हम नाउन पढ़ रहे होंगे ना, तो आप देखेंगे हम हर पॉइंट पर, हर बात पर यही बात कर रहे होंगे कि आपने किस नाउन को सिंगुलर ट्रीट करना है और आपने किस नाउन को प्लूरल ट्रीट करना है, एक बात। हम दूसरी बात ये डिस्कस कर रहे होंगे कि इसके साथ आने वाला जो नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए या वो क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। नंबर 3 पर हम बात कर रहे होंगे कि इसके साथ आने वाला जो वर्ब है वो सिंगुलर होना चाहिए या प्लूरल होना चाहिए। तो अगर मैं आपको कैटेगोरिकली बात करूं ना, तो कैटेगोरिकली हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तब ही स्टार्ट हो गया था जब हमने वर्ब को स्टार्ट किया था। तो एक्चुअल में ये कुछ यूं हायरार्की चलती है, आप नंबर 1 पे पढ़ते हैं वर्ब को, नंबर 2 पे आप बेटे पढ़ते हैं नाउन को, नंबर 3 पे आप पढ़ते हैं प्रोनाउन को, और लास्ट में आके जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे होते हैं तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे होते हैं, आपने जो सारा कुछ वर्ब में, जो सारा कुछ नाउन और प्रोनाउन में पढ़ा होता है ना, आप उसको इकट्ठा कर देते हैं। अगर आप डायरेक्टली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको कभी नाउन पे जाना पड़ता है, कभी आपको प्रोनाउन की बात करनी पड़ती है, कभी आपको वर्ब की बात करनी पड़ती है। तो स्मार्ट तरीका यह है कि आप वर्ब पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे और बाद में एक अच्छी डिश तैयार करने के लिए हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में चीजों को लाकर क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो हम भी यही कर रहे हैं, हमने वर्ब पढ़ लिया है, अभी हम नाउन पढ़ रहे हैं। हमारे 2 लेक्चर्स होने वाले हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग, बड़े ही इंपॉर्टेंट और बड़े ही इंफॉर्मेटिव। उसके बाद हमारे पास 2 लेक्चर्स होंगे प्रोनाउंस के, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जाके अपने नाउन्स को, प्रोनाउंस को और वर्ब को क्या करेंगे, इकट्ठा कर देंगे। तो टेक्निकली हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही पढ़ रहे हैं। आप इन चारों चीजों को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही बोलेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट का फर्स्ट पोर्शन विच इज नाउन। आप देखें, नाउन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि नाउन का मतलब होता है, हम नाउन को डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट तरह से डिफाइन करते आए हैं। हमने नाउन के बारे में कहा है द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग इज कॉल्ड नाउन। हमने नाउन के बारे में कहा है द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग आइडिया थॉट और फीलिंग इज कॉल्ड नाउन। फिर जब हम थोड़े मेच्योर हो गए, जब हमें थोड़ी चीजों की समझ आना शुरू हो गई, तो फिर हमने कहा अ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। लेकिन याद रखिएगा, नाउन की जो सबसे कंपैक्ट डेफिनेशन है और सबसे अच्छी डेफिनेशन है वो क्या है कि द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज के नाम को हम क्या बोलते हैं बेटे, नाउन बोलते हैं। नाउन जो होता है वो सिनोनिम होता है किसका, नेम का, और यू कैन से कि नेम सिनोनिम होता है हमारे पास किसका, नाउन का। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है, ये भी याद रखिएगा, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आइंदा जब किसी से मिले तो उसको ये कहने की बजाय व्हाट इज योर नेम, आप उसको कह रहे हो व्हाट इज योर नाउन। इतना भी सिनोनिम नहीं है। सिनोनिम से मुराद ये है कि जब आप किसी चीज के नाम की बात कर रहे होते हैं ना, तो आप असल में किसकी बात कर रहे होते हैं, नाउन की बात कर रहे होते हैं, आप नाउन बोल रहे होते हैं। अब नाउन की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट काइंड्स हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। नाउन की पहली क्लासिफिकेशन बेटे जो हम करते हैं ना, वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेम। नेम के बेस पर हम नाउन को 2 तरह के नाउन में डिवाइड करते हैं। या तो कोई नाउन हमारे पास क्या होता है बेटे, कॉमन होता है, या कोई नाउन हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर होता है। किसी भी चीज का जो जर्नलाइज नेम होता है ना, जो उस जैसी दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, हम उसको क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। और किसी भी चीज का जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर नेम होता है, जो उस जैसी बाकी चीजों के लिए, हर चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसको हम बेटे क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। यहां पर एक बात याद रखिएगा, समटाइम्स जो स्टूडेंट होते हैं वो इसको गलत समझते हैं कुछ इस तरह की, कोई आम चीजें अलहदा होती हैं और कोई खास चीजें अलहदा होती हैं। कोई चीजें आम और चीजें खास नहीं होती, हर चीज के 2 नाम होते हैं। आप किसी भी, जैसे देखें अभी अगर जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, अगर मैं इसको कंट्री बोलूंगा तो ये इसका कौन सा नाम है, ये इसका जर्नलाइज नेम है। लेकिन अगर मैं इसको पाकिस्तान बोलूंगा तो ये इसका कौन सा नाम है, ये इसका प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नेम है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर नेम है। अब ये मुल्क 2 नहीं है, मुल्क एक ही है। एक इसका अपना नाम है पाकिस्तान और एक इसका जर्नलाइज नेम है, दैट इज कंट्री।
तो जब भी आप, जैसे हम बोलते हैं सिटी पेशावर बोलते हैं, जैसे हम बॉय और अकरम बोलते हैं, बॉय और असलम बोलते हैं, जैसे हम गर्ल और अंजलिना बोलते हैं, जब भी आप किसी भी नाउन के दो तरह के नाम होते हैं, किसी भी चीज के दो तरह के नाम होते हैं, एक उसका जर्नलाइज नेम होता है और एक उसका कौन सा नेम होता है, स्पेसिफिक नेम। जर्नलाइज नेम को हम बेटे क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन, और स्पेसिफिक नेम को हम बेटे क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। और याद रखना है कि चीजें दो नहीं होती, चीज एक ही होती है, लेकिन उसके नाम दो होते हैं। उसके बाद हम सेकंड क्लासिफिकेशन करते हैं बेटे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। नंबर पे कैसे करते हैं कि वो नाउन जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तीन बातें याद रखनी है, वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, नंबर 2 जिनका हम प्लूरल बना सकते हैं, नंबर 3 हमारे पास क्या है कि जिनकी हम क्या बताते हैं, जिनके हम नंबर्स बताते हैं, यानी कि तादाद बताते हैं, जिनको हम 1 2 3 4 5 6 कर सकते हैं, हम उनकी तादाद बताते हैं, हम उनका प्लूरल बताते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, काउंटेबल। और वो नाउन्स नंबर के हिसाब से जिनको हम काउंट नहीं करते बल्कि हम उनको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जिनका प्लूरल नहीं होता है, जिनकी हम नंबर नहीं बताते बल्कि हम उनकी बेटे क्या बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं। तो ऐसी सूरत में हम अपने नाउन को क्या बोलेंगे बेटे, अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। नेम के अकॉर्डिंगली हमारे पास नाउन क्या बनता है, कॉमन प्रॉपर, और नंबर के हिसाब से हमारे पास नाउन क्या बनता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। उसके बाद देखिएगा नंबर 3 पे हम नाउन को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। अगर हमारा नाउन फिजिकली एग्जिस्ट करता है, अगर हमारा नाउन फिजिकल एग्जिस्ट करता है, अगर हमारा नाउन टच किया जा सकता है, अगर हमारा नाउन देखा जा सकता है, कैन बी टच्ड और सीन, तो इसका मतलब हमारा नाउन क्या है, कंक्रीट। लेकिन अगर हमारा नाउन फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखता, वो कोई आइडिया है, वो कोई थॉट है, वो कोई फीलिंग है, वो कोई स्टेट ऑफ माइंड है, विच कैन नॉट बी टच्ड, विच कैन नॉट बी टच, जिसको हम छू नहीं सकते, विच कैन नॉट बी सीन, जिसको देखा नहीं जा सकता, हम उसको बेटे क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 3 क्लासिफिकेशन आपने याद रखनी है। वैसे अभी देखिएगा अमूमन क्या होता है कि अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछूंगा ना कि बेटे बुक कौन सा नाउन है, तो एक ही वर्ड आपके ध्यान में आएगा कि बुक हम आपके पास कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। लेकिन ये बिल्कुल इस तरह नहीं है, आपको तीनों क्लासिफिकेशन पे रह के बताना होता है कि ये कौन कौन सा नाउन है। जैसे देखें नेम के अकॉर्डिंगली बुक हमारे पास कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, क्योंकि ये जर्नलाइज नाम है। उसके बाद नंबर के हिसाब से चूंकि इसका प्लूरल होता है, ये काउंट किया जाता है, इसकी हम तादाद बताते हैं, तो ये हमारे पास कौन सा नाउन हुआ, ये हमारे पास हुआ काउंटेबल नाउन। नंबर 3 पे ये हमारे पास फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास कौन सा नाउन है, कंक्रीट नाउन। तो जब आपसे कोई पूछा जाएगा कि बुक कौन सा नाउन है, तो आपको बताना है कि बुक एक कॉमन काउंटेबल कंक्रीट नाउन है। आपको तीनों चीजें बतानी है। अगर आप तीनों चीजें नहीं बताएंगे, आप सिर्फ कॉमन बताएंगे या आप सिर्फ काउंटेबल बताएंगे या सिर्फ कंक्रीट बताएंगे, तो इसका मतलब आप पूरी बात नहीं बता सकते हैं। अपनी सोच के एंगल को बदलना है आपने। जैसे देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूं कि वाटर कौन सा नाउन है, तो ना चाहते हुए भी आपके ज़हन में अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है। जबकि आपने याद रखना है वाटर जो है वो फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है, कॉमन है। अब इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसका प्लूरल नहीं होता, तो इसका मतलब ये क्या है, अनकाउंटेबल है। इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, इसलिए हम इसको बेटे क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कंक्रीट है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर कौन सा नाउन है, तो आपको बेटे बोलना है कॉमन है, अनकाउंटेबल है और कंक्रीट है। जब भी आपसे किसी नाउन के बारे में पूछा जाए तो आपने उसको बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेम ये कॉमन होगा या प्रॉपर होगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ये काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा, और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस ये कंक्रीट होगा या क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती भी करेंगे और हैरान भी होंगे, परेशान भी होंगे। अभी अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ड्रीम कौन सा नाउन है, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आपके पास ड्रीम कौन सा नाउन है, कॉमन है।
सेकंड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आप मुझे बताइएगा कि ये कॉमन है या ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अब यहां पर आके बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ड्रीम अनकाउंटेबल है, लेकिन आपने सिंपल सा फार्मूला याद रखना है, जिस नाउन का प्लूरल बनता है वो अनकाउंटेबल नहीं होता, वो क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो ड्रीम का प्लूरल हमारे पास बनता है ड्रीम्स, जिसकी वजह से ये हमारे पास बेटे क्या है, काउंटेबल, और काउंटेबल होने के साथ साथ ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ये आइडिया होता है, थॉट होती है। तो आपने याद रखना है जब भी आप किसी नाउन की बात करेंगे तो आपको तीनों तरह से सोचना है। आपको उसके बारे में नेम के अकॉर्डिंगली सोचना है, नंबर के अकॉर्डिंगली सोचना और फिजिकल एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंगली सोचना है। उसके बाद नेक्स्ट काइंड जो हमारे पास है वो है मटीरियल नाउन। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी जगहों पर क्या होता है, क्या मटीरियल नाउन को मिसकंसेप्ट कर रहे होते हैं, किसके साथ, कंक्रीट नाउन के साथ। देखिए कंक्रीट किसी भी चीज की कोई करेक्टरिस्टिक है कि जो चीज भी छुई जा सकती है, देखी जा सकती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती है, हम उसको क्या बोलेंगे, कंक्रीट बोलेंगे। लेकिन जो मटीरियल नाउन होता है ना, ये मेटल्स होती हैं, ये वो चीजें होती हैं जो दूसरी चीजों को बनाने में इस्तेमाल होती हैं। जैसे देखिए चेयर हमारे पास नाउन है, लेकिन चेयर को बनाने के लिए मटेरियल कौन सा यूज हुआ है, प्लास्टिक यूज हुआ है। डोर हमारे पास नाउन है, लेकिन डोर को बनाने के लिए हमारे पास मटेरियल क्या यूज हुआ है, वुड यूज हुआ है, आयरन यूज हुआ है, हमारे पास कॉपर यूज हुआ है, हमारे पास सिल्वर यूज हुआ है। अब जो आपके पास मेटल्स होती है ना, इन मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। कंक्रीट और मटेरियल का डिफरेंस याद रखिएगा। कंक्रीट इज अ क्वालिटी ऑफ थिंग्स। जब आप किसी भी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, आप उसको बोलेंगे कि ये कंक्रीट है। लेकिन जब आप मेटल्स की बात करेंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। उसके बाद है आपके पास कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा, when two or more than two nouns, जब दो या दो से ज्यादा नाउन्स मिलते हैं और एक सिंगल नाउन बनाते हैं, एक सिंगल नाउन बनाते हैं, तो देन हम उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। जैसे देखें अगर हम फुट और बॉल को इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, फुटबॉल। अगर हम न्यूज और पेपर को इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, न्यूज़पेपर। आपके इर्द गिर्द ही बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके पास क्या होती है, कंपाउंड नाउन। जैसे देखिए सीलिंग फैन, एयर कंडीशनर, इसी तरह हम बोलते हैं बॉल पेन। जब भी आप दो या दो से ज्यादा नाउन को मिलाकर एक सिंगल नाउन बनाते हैं तो देन आप उसको बेटे क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। उसके बाद हमारे पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमारे पास क्या होता है, जब एक सिंगल नाउन, जब एक सिंगल वर्ड पूरे ग्रुप को, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो देन हम उसको बेटे क्या बोलते हैं, देन हम उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक आर्मी का वर्ड जो है वो सारे के सारे सोल्जर्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह हमारे पास क्या है, क्लास का वर्ड है, सारे के सारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह हमारे पास बंच का वर्ड फ्लावर्स के लिए यूज होता है, कीज के लिए यूज होता है, क्लस्टर का वर्ड स्टार के लिए यूज होता है, ज्यूरी का वर्ड जजेस के लिए यूज होता है, टीम का वर्ड प्लेयर्स के लिए यूज होता है। हम बहुत सारे वर्ड्स इस तरह के यूज करते हैं जिसमें हम एक सिंगल वर्ड यूज करके पूरे ग्रुप को, पूरी फैमिली को, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसी सूरत में हम उसको बेटे क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। तो ये है बेटे आपके पास जिसमें हम बोलते हैं कि नाउन का मतलब क्या होता है, नेम, पहली क्लासिफिकेशन है नेम पे, दूसरी क्लासिफिकेशन है नंबर पे, तीसरी क्लासिफिकेशन है फिजिकल एग्जिस्टेंस पे, उसके बाद मटेरियल नाउन है, उसके बाद कंपाउंड नाउन है, और उसके बाद आपके पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। दिस इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ द नाउन, जिसमें हम नाउन की काइंड्स की बात करते हैं। उसके बाद देखिएगा दूसरी चीज, नाउन के यूजेज। आपको नाउन के बारे में तीन चीजें पता होनी चाहिए। नंबर वन, आपको नाउन के केसेस पता होने चाहिए। जिस तरह आपके पास प्रोनाउन के केसेस होते हैं ना, इसी तरह आपके पास नाउन के केसेस होते हैं। जैसे देखें नंबर वन में आपके पास नाउन के 5 केसेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, पहला केस है नॉमिनेटिव केस। देखिए ये थोड़े फैंसी वर्ड्स हैं, आप इनको जानते हैं सब्जेक्टिव केस के नाम से। सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई नाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये उसका कौन सा केस है,
सब्जेक्टिव केस है, आसानी के लिए याद रखने के लिए। और अगर आप फैंसी ग्रामर टर्म्स यूज करेंगे तो वो आपके पास क्या है, नॉमिनेटिव केस है। जैसे देखेंगे हम बोलते हैं अली स्टडीज हार्ड। अब अली क्या है, डूअर ऑफ एक्शन। टीचर हमारे पास क्या है, डूअर ऑफ एक्शन। तो इसका मतलब ये अली और टीचर इन दोनों सेंटेंसेस में किसके तौर पर यूज हुए हैं, ये दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुए हैं। ये इनका कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है। और अगर कोई भी नाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है तो हम उसको बेटे क्या बोलते हैं कि ये इसका कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। फैंसी वर्ड्स में एक्यूजेटिव आएगा और सिंपल ग्रामर टर्म में हम उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। जब भी कोई नाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है, द बॉय किक्ड द बॉल, अब यहां पे द बॉल आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई मेट योर फ्रेंड, और योर फ्रेंड यहां पर क्या है, आपके पास ऑब्जेक्ट है। जब भी आप किसी नाउन को ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं तो ये इसका कौन सा केस होगा, एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद है जेनिटिव केस। मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको ना थोड़े से फ्लावरी टर्म्स जो हैं, जो फैंसी टर्म्स है ग्रामर की, वो बता रहा हूं कि खुदा ना ख्वासा अगर कभी पेपर में आ जाए तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जो चीज पढ़ी नहीं होती ना, जब पेपर में आ जाती है तो बच्चे के हाथ पांव ऐसे फूलते हैं कि सिर्फ वो क्वेश्चन गलत नहीं होता, उसके बाद आने वाले 8, 10, 15 क्वेश्चन तक आपको अपनी उस गलती का क्या रहता है, एहसास रहता है कि मैंने वो क्वेश्चन गलत कर दिया, और आप और 10 क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन तो गलत करना ही नहीं है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, लॉजिकल रीजनिंग हो। अपने ऊपर क्वेश्चन को गलत करना हराम कर लें, अपने ऊपर क्वेश्चन को गलत करना शजरे ममनू समझ लें, अपने ऊपर क्वेश्चन को गलत करना क्या उसको बोलते हैं, मकरूह समझ लें कि क्वेश्चन नहीं गलत करना, अपने दुनिया इधर की इधर हो जाए। इसी तरह जब आप किसी नाउन को पोजेशन बताने के लिए यूज करते हैं तो देन आप इसको बेटे क्या बोलते हैं, उसका जो पोजेसिव केस होता है हम उसको क्या बोलते हैं, जेनिटिव केस। जैसे देखें हमारे पास है अहमद, यहां पर अपोस्ट्रोफी लिखकर हमने उसका पोजेशन बताया। इसी तरह हमारे पास क्या है, अंकल्स, यहां पर हमने अपोस्ट्रोफी लिखकर उसका क्या बताया, पोजेसिव बताया। उसके बाद है वोकेटिव। वोकेटिव का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी भी नाउन को मुखातिब करने के लिए यूज करते हैं, एड्रेस करने के लिए, बुलाने के लिए यूज करते हैं। जैसे देखिए मैं बोलता हूं स्टूडेंट्स ओपन योर बुक, स्टूडेंट्स अपनी किताबें खोलें। अब यहां पर मैंने स्टूडेंट्स का वर्ड ना तो सब्जेक्ट के तौर पर लिखा, ना ऑब्जेक्ट के तौर पर, ना पोजेशन के लिए, बल्कि मुखातिब करने के लिए लिखा। इसी तरह जैसे हम बोलते हैं ओ गॉड हेल्प अस, ऐ खुदा हमारी मदद कर। अब यहां पर हम ओ गॉड किस लिए लिख रहे हैं, अल्लाह ताला को मुखातिब करने के लिए, अल्लाह ताला से दिल की बातें करने के लिए, अल्लाह ताला के आगे अपनी बातें रखने के लिए। और करनी चाहिए अल्लाह ताला से दिल की बातें, अपनी बातें अल्लाह ताला के सामने रखनी चाहिए, अपनी आजिज़ी, अपनी इनकिसारी के साथ अपनी आरजुएं, आपकी ख्वाहिशात अल्लाह ताला के सामने रखनी चाहिए। उसके बाद ऐसे देखिए थर्ड सेंटेंस हमारे पास क्या है, हम बोलते हैं फ्रेंड्स लिसन केयरफुली। अब मैं यहाँ पर फ्रेंड्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजेशन के लिए यूज नहीं कर रहा, मुखातिब के लिए, मुखातिब करने के लिए यूज कर रहा हूं। दोस्तों मेरी बात सुनो यार, तो ऐसी सूरत में जब आप किसी नाउन को मुखातिब करने के लिए, एड्रेस करने के लिए यूज करते हैं तो देन हम उसको क्या बोलते हैं, वोकेटिव केस। फिर आपने देखे पढ़ा है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब आपके पास सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है ना, हम उसको क्या बोलते हैं, एक्यूजेटिव। लेकिन जब भी कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव केस को हम क्या बोलते हैं, डेटिव बोलते हैं, यानी कि सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे हम बोलते हैं ही गेव अली अ पेन, यहां पर आ पेन हमारे पास क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन सा केस होगा, ये हमारे पास होगा जेनिटिव केस। लेकिन चूंकि अली हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसलिए ये हमारे पास बेटे क्या होगा, डेटिव केस। बिल्कुल इसी तरह आई रोट सारा अ लेटर, यहां पर सारा हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट। और मैंने आपको आसानी के लिए बताया था कि आप ये तसव्वुर कर लिया करें कि कौन सी चीज किसके पास थी और कहां चली गई। जैसे ही गेव अली अ पेन, अब देखें इस पेन के बारे में बताइएगा, ये पेन पहले किसके पास था, ही के पास, और ही से ये पेन किसके पास चला गया, अली के पास। इसका मतलब क्या होगा कि आ पेन हमारे पास क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अली हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं बोलता हूं आई रोट सारा अ लेटर, आप इसको सपोज इस तरह कर लें कि ये लेटर पहले किसके पास था, ये मेरे पास था, और फिर ये लेटर किसके पास चला गया, सारा के पास। इसका मतलब सारा सेकंड ऑब्जेक्ट होगी
पहला ऑब्जेक्ट लेटर होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, डेटिव केस। जब भी आप किसी नाउन को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं तो देन आप उसको क्या बोलते हैं, डेटिव केस बोलते हैं। देन आप उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज कर रहे होते हैं। तो ये 5 केसेस हैं जो कि आपको नाउन के बारे में पता होने चाहिए। जब आप अपने नाउन को अपने सेंटेंस में पढ़े तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, पोजेसिव है, या इसके बाद वोकेटिव है, या डेटिव है। उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि आपके नाउन का जेंडर क्या है। वैसे तो बड़ी आसान सी बात है ना कि इंग्लिश में हमारे पास कितने जेंडर होते हैं, उर्दू में हमारे पास कितने जेंडर होते हैं, 2 जेंडर होते हैं। जब भी हम बायोलॉजिकली मेल साइड की बात करेंगे तो देन हम उसको क्या बोलेंगे, मैस्कुलिन। और जब भी हम बायोलॉजिकली फीमेल की बात करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, फेमिनिन बोलेंगे। लेकिन याद रखिएगा इंग्लिश में हमारे पास 4 जेंडर होते हैं। बहुत सारी जुबानों में जेंडर डिफरेंट होते हैं ना, तो इंग्लिश में हमारे पास 4 जेंडर होते हैं। थर्ड जेंडर जो हमारे पास बेटे होता है ना, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ये वो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में आप बायोलॉजिकली तौर पर ये नहीं बता सकते कि वो मेल साइड है या फीमेल साइड है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हम इसको बेटे क्या बोलेंगे, न्यूट्रल जेंडर। जैसे हम बोलते हैं चेयर, टेबल, डोर, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स के लिए हम इट का वर्ड यूज करते हैं, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। फिर हमारे पास 4th तरह का होता है कॉमन या जनरल। अब कॉमन क्या होता है, ये वो हमारे पास केस होता है, ये वो हमारे पास जेंडर होता है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं। ये वो नाउन, जैसे देखें अगर मैं बोलता हूं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, स्टूडेंट फीमेल भी हो सकता है। अगर मैं बोलता हूं फ्रेंड, तो फ्रेंड बॉय भी हो सकता है, फ्रेंड गर्ल भी हो सकती है। इसी तरह मैं बोलता हूं कजन, इसी तरह मैं बोलता हूं डॉक्टर, इसी तरह आप बोलते हैं लॉयर, इसी तरह आप बोलते हैं टीचर। ये वो सारे नाउन हैं जो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। तो जब भी आप नाउन अपने सामने पढ़ेंगे आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा जेंडर है, ये मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूट्रल है या कॉमन है। उसके बाद नंबर के बारे में तो आप अच्छे तरह से जानते ही हैं। आप जब भी सेंटेंस में कोई नाउन पढ़ते हैं तो आपको फौरन पता चलना चाहिए कि वो नंबर के हिसाब से क्या, और नंबर के हिसाब से तो 2 ऑप्शन ही है। आप सिंगुलर, आपका नाउन या तो सिंगुलर होगा यानी कि वाहिद होगा, और आपका नाउन प्लूरल होगा यानी कि एक से ज्यादा होंगे। आपको अपने नाउन के बारे में इतना पता होना चाहिए कि ये कौन सा केस है, ये कौन सा जेंडर है और ये कौन सा नंबर है। जब तक आपको ये बातें नहीं पता होंगी तो तब तक आप 2 गलतियां करेंगे। तब तक 2 गलतियां कौन सी करेंगे, आप कभी भी प्रोनाउन को सही से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपको ना तो जेंडर का पता, ना केस का पता, ना नंबर का पता है। और नंबर 2 अल्टीमेट आप क्या करेंगे कि अल्टीमेट आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में गलती करेंगे, क्योंकि आपको अपने नंबर का नहीं पता, आपको अपने जेंडर का नहीं पता और आपको अपने केस का भी नहीं पता। तो डेफिनेटली आपको ये नहीं पता, आपको ये पता नहीं होगा कि आपने इसको सिंगुलर ट्रीट करना है या प्लूरल ट्रीट करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि आपको नाउन के बारे में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। आपको केस पता होना चाहिए, आपको जेंडर पता होना चाहिए और आपको नंबर पता होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा, अच्छा बेटे, ये हमारे पास बुक है और उसके बाद हमारे पास है, देखिए जब भी आपने प्रिपरेशन करनी होती है तो तीन चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। नंबर 1 आपको ग्रामर को देखना है, नंबर 2 आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज चाहिए, वो यहाँ पर यूनिट वाइज मौजूद हैं, टॉपिक वाइज। नंबर 3 पे तमाम प्रोविंसेस के जो पास पेपर्स हैं वो मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पर इस तरह है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे ना इसमें से, तो आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर आपको क्या नज़र आएगा, QR कोड नज़र आएगा। तो बेसिकली ये बुक नहीं है, ये पूरा इंग्लिश का कोर्स है। आप कोई भी टॉपिक देखेंगे आपको हर टॉपिक के ऊपर क्या नज़र आएगा, QR कोड। आप टॉपिक पढ़ना चाहेंगे, उसका वीडियो लेक्चर देखना चाहेंगे तो आप QR कोड स्कैन करके उसको लेक्चर को देख सकेंगे। सारी की जो ग्रामर वाला पोर्शन है सारी बुक का, वो कलरफुल है आप लोगों की आसानी के लिए, जल्दी याद करने के लिए, जल्दी समझने के लिए। और उसके बाद जो सेकंड पोर्शन है आपके पास, वो है बेटे आपके पास प्रैक्टिस एमसीक्यूज। और प्रैक्टिस एमसीक्यूज में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हर एक्सरसाइज के ऊपर QR कोड लगा हुआ है। और अगर आप उस एक्सरसाइज की वीडियो एक्सप्लेनेशन यानी कि डिस्कशन देखना चाहेंगे तो आप उसके ऊपर क्या करेंगे, QR कोड स्कैन करके
वो उसकी डिस्कशन देख सकते हैं। नंबर 3 पे आपके पास पास्ट पेपर्स। अब पास्ट पेपर्स में आपके पास क्या है, तमाम प्रोविंसेस के पास पेपर शामिल हैं। आप देख रहे हो 25 तक के पास पेपर इसमें शामिल हैं, ठीक है। और हर पास पेपर की जो डिस्कशन है, हर पास पेपर की जो डिस्कशन है वो यहाँ पर मौजूद है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं BUMHS की है, 2022 का पेपर है, 2023 का पेपर है, इसी तरह 2024 का है, 2025 का, और हर एक डिस्कशन के साथ है, QR कोड लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह थर्ड पोर्शन आपके पास, जैसे अभी यहाँ पर ईटा के पेपर आ गए, तो बेसिकली 3 पोर्शन में ये बुक है, ग्रामर, प्रैक्टिस MCQs और आपके पास पास पेपर्स, और सारे के सारे QR कोड वीडियो डिस्कशन के साथ है। तो बेसिकली एक बुक नहीं है, बेसिकली ये पूरा इंग्लिश का सिलेबस है, पूरा इंग्लिश का कोर्स है आपके लिए, पूरी प्रिपरेशन के लिए। इसके साथ आपको किसी भी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। हमारे पास है क्वांटिफायर अग्रीमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिफायर अग्रीमेंट। क्वांटिफायर अग्रीमेंट का मतलब क्या है कि जिस तरह का नाउन होगा उसी तरह का क्वांटिफायर होना चाहिए। जैसे देखें, अगर मैं लिख दूं मैनी पेट्रोल, तो मुझे अच्छे बच्चों की तरह, अच्छे बेटों और बेटियों की तरह बताइएगा कि क्या मैनी पेट्रोल लिखना ठीक होगा। और अगर मैं लिख दूं मच पेट्रोल, तो फिर दोबारा से अच्छे बेटों और बेटियों की तरह बताइएगा कि क्या मच पेट्रोल लिखना ठीक होगा। मच पेट्रोल लिखना तो ठीक होगा। अगर मैं मच बुक्स लिख दूं तो मच बुक्स लिखना क्या होगा बेटे, गलत होगा। मैनी का वर्ड पेट्रोल के साथ अग्री नहीं करता और मच का वर्ड बुक के साथ अग्री नहीं करता। पेट्रोल अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी आपने क्वांटिटी बतानी है, तो क्वांटिटी बताने के लिए आप क्या यूज करेंगे, मच। और बुक्स चूंकि काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन की आपने तादाद बतानी है, तो तादाद बताने के लिए बेटे आप क्या यूज करेंगे, मैनी। तो क्वांटिफायर अग्रीमेंट क्या होता है कि जिस तरह का नाउन होना होगा उसी तरह का आपके पास क्या होगा, क्वांटिफायर होगा। आप देखिए, आपके पास 4 जो होते हैं, 5 जो होते हैं, ये काउंटेबल क्वांटिफायर होते हैं। काउंटेबल क्वांटिफायर का मतलब क्या है, काउंटेबल क्वांटिफायर का मतलब आपके पास बेटे क्या है, मैंने इसको जूम इन कर दिया है। अब ये जूम आउट कैसे होगा ये हमें देखना पड़ेगा। ये अभी जूम आउट कैसे हो गया, जूम आउट हो गया। ये छोटी छोटी बातों को ना थोड़ा इग्नोर किया करें, क्योंकि अभी होता क्या है कि अगर आप लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो दरमियान में जैसे अगर कोई थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई, जैसे अभी आ गई थी, और मैं इसको रेंडर करना चाहूँगा और मैं इसको एडिट करना चाहूँगा, तो मुझे एक्स्ट्रा 1 घंटा या 2 घंटे इसके ऊपर हमारे एडिटर को या मुझे क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी बातें होती है, इसको इग्नोर कीजिएगा। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। उसके बाद देखिएगा, हमारे पास है अनकाउंटेबल क्वांटिफायर। तो अगर हमारा नाउन अनकाउंटेबल है तो हमारा क्वांटिफायर भी क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वांटिफायर इस तरह के भी हैं जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होते हैं, जो आप क्वांटिटी बताने के लिए भी यूज करते हो, जब आप तादाद बताने के लिए भी यूज करते हो। तो हम 1 बाय 1 सबको देखेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको बता दूं, जब हम क्वांटिफायर पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको 3 बातों का ख्याल रखना है। हम 3 बातों के लिए पढ़ रहे हैं जो कि हमारा मेन मकसद है। नंबर 1, आपने ये ख्याल रखना है कि इन क्वांटिफायर के साथ आने वाला नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ठीक है। नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। लेकिन उससे पहले भी आपको यह पता होना चाहिए कि इसके साथ आने वाला नाउन, इन क्वांटिफायर के साथ आने वाला नाउन काउंटेबल होना चाहिए या अनकाउंटेबल होना चाहिए। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं ना, मैं कहता हूं यार फ्यू के साथ आने वाला नाउन काउंटेबल होगा, आ फ्यू के साथ काउंटेबल होगा, दा फ्यू के साथ, मैनी और नंबर के साथ काउंटेबल होगा। लेकिन लिटल, आ लिटल, दा लिटल, मच और अमाउंट के साथ क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। और यहां पर इन सब के साथ काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो मुझे दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा, और अगर काउंटेबल है तो फिर वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। और तीसरी बात जो आपने सबसे जरूरी याद रखनी है, जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का खासा है, कि इसके साथ आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। हम सारे क्वांटिफायर को जल्दी जल्दी से देखेंगे, और ये 3 बातें आपने देखनी है कि इनके साथ आने वाला नाउन कौन सा है और उनके साथ आने वाला वर्ब कौन सा है। जैसे देखें, हमारे पास है सबसे पहले अनकाउंटेबल क्वांटिफायर, हमारे पास है लिटल, आ लिटल और दा लिटल। अब देखें, आपको उससे पहले ये बता दूं कि जब आप फ्यू और लिटल की बात करते हैं ना,
तो आप ना होने की बात कर रहे होते हैं, ऐसी तादाद या ऐसी मिकदार जो नहीं है, जो नहीं मौजूद है। और जब आप थोड़ी सी तादाद, थोड़ी सी मिकदार की बात करते हैं, पॉजिटिवली बात करते हैं, तो आप क्या यूज करते हैं, आ फ्यू और आ लिटल। और जब आप स्पेसिफिक तादाद और स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करते हैं तो देन आप क्या यूज करते हैं, दा फ्यू और दा लिटल। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये यूज अनकाउंटेबल के साथ होना है और ये यूज किसके साथ होना है, काउंटेबल के साथ। अब जरा देखिएगा, एक रूल और ध्यान में बिठाइएगा, क्योंकि इनके साथ अनकाउंटेबल के नाउन आने हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल तो होता ही नहीं है। तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा किस फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में। जब वो होता ही सिंगुलर फॉर्म में है तो उसके साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगा वो भी हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे देखिएगा, हमारे पास है लिटल। लिटल का मतलब होता है ऐसी मिकदार जो ना होने के बराबर है। अब लिटल के साथ वाटर आ गया, चूंकि अनकाउंटेबल है। लिटल के साथ इंफॉर्मेशन आ गया, अनकाउंटेबल है। और उसके साथ आप देख रहे होंगे आपके पास क्या आ गया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ गया, प्लूरल आ ही नहीं सकता क्योंकि साथ अनकाउंटेबल नाउन आया है। इसी तरह आ लिटल ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं जो है, थोड़ी सी है, पॉजिटिवली। लिटल का मतलब तो होना ही नहीं है ना, है ही नहीं, ना होने के बराबर है। अब यहां पर भी आप देखेंगे आ लिटल के साथ क्या आ गया, पेशेंस आ गया जो अनकाउंटेबल है। यहां पर आप देखेंगे आ लिटल के साथ शुगर आ गया जो क्या है, अनकाउंटेबल है। और दोनों अनकाउंटेबल चूके हैं तो दोनों को क्या ट्रीट किया गया है, सिंगुलर ट्रीट किया गया है। क्योंकि अनकाउंटेबल को तो आपने हमेशा सिंगुलर ही ट्रीट करना, उसका प्लूरल होता ही नहीं है। उसके बाद हम मखसूस क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, दा लिटल। और दा लिटल में भी बिल्कुल उसी तरह आप अनकाउंटेबल नाउन टाइम यूज करेंगे, आप अनकाउंटेबल नाउन मनी यूज करेंगे और आप देखेंगे कि इसको किसके तौर पर ट्रीट किया गया है, इसको सिंगुलर के तौर पर ट्रीट किया गया। आप इसको प्लूरल के तौर पर ट्रीट नहीं कर सकते। इसी तरह आपके पास मच का वर्ड है, मच एफर्ट, एफर्ट अनकाउंटेबल आ गया। मच डैमेज, डैमेज अनकाउंटेबल आ गया। और आप देख रहे हैं कि इसके साथ क्या लिखा हुआ है, सिंगुलर वर्ब लिखा हुआ है। इसी तरह आपके पास अमाउंट है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। मनी का प्लूरल नहीं होता, ये अनकाउंटेबल नाउन है। एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट, हीट का भी प्लूरल नहीं होता, हीट भी अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन को हमने ट्रीट किसके तौर पर करना है, सिंगुलर के तौर पर। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है, लिटल है, आ लिटल है, दा लिटल है, मच और अमाउंट है। तो एक बात तो आपने पहले याद रखनी है, लिटल का मतलब होता है ना होने के बराबर होना, आ लिटल का मतलब होता है थोड़ी सी क्वांटिटी, दा लिटल का मतलब होता है मखसूस क्वांटिटी, मखसूस मिकदार। जब आप इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन लिखेंगे तो आपको याद रखना है अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए उनके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब और वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। उसको हम ट्रीट भी किसके तौर पर करेंगे, सिंगुलर के तौर पर। लेकिन देखिए, जब आप काउंटेबल क्वांटिफायर की बात करते हैं, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, मैनी और नंबर, सीन यहां पर भी वही है कि आपके पास फ्यू का मतलब क्या होता है। जब आप फ्यू का वर्ड बोलते हैं तो फ्यू का मतलब होता है आपके पास ना होने के बराबर होना। ठीक है, जैसे हमारे पास है फ्यू। अब चीजें यहां पर भी आपने वही देखनी है कि फ्यू के साथ कौन सा नाउन आता है और उसको हमने ट्रीट किसके तौर पर करना है। आप देखेंगे फ्यू के साथ काउंटेबल नाउन आएगा क्योंकि ये काउंटेबल क्वांटिफायर है। तो आप यहां पे देख रहे हैं फ्यू के साथ स्टूडेंट्स आ गया, फ्यू के साथ अपॉर्चुनिटीज आ गया और इनको ट्रीट भी किसके तौर पर किया गया, प्लूरल के तौर पर ट्रीट किया गया। वैसे फ्यू का मतलब हमारे पास क्या होता है, फ्यू का मतलब हमारे पास होता है ना होने के बराबर होना, ना होने के बराबर। जिस तरह आपके पास लिटल का मतलब ना होने के बराबर है, इसी तरह आपके पास फ्यू का मतलब भी क्या, ना होने के बराबर। आ फ्यू हमारे पास पॉजिटिव वर्ड होता है, होना होता है, थोड़ी सी तादाद होती है। जैसे हम बोलते हैं आ फ्यू लायर्स, जैसे हम बोलते हैं आ फ्यू मिस्टेक्स। और आप यहां पर देख रहे हैं कि इनके साथ आने वाला नाउन काउंटेबल है और काउंटेबल के साथ प्लूरल भी है। और इस प्लूरल होने की वजह से हम इसके साथ यूज होने वाला वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। फिर हमारे पास तीसरी तरह का है दा फ्यू। दा फ्यू का मतलब होता है स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक नंबर, खास तादाद को बोलते हैं। तो इसके साथ भी आने वाला जो नाउन होगा बेटे वो क्या होगा, प्लूरल होगा। और उसको ट्रीट भी किसके तौर पर किया जाएगा, उसको ट्रीट भी प्लूरल के तौर पर किया जाएगा। तो फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू के लिए आपने याद रखना है कि इन तीनों में जब आपने सेंटेंस में यूज करना है तो इनके साथ प्लूरल नाउन आएगा और इसको ट्रीट भी आपने किसके तौर पर करना है बेटे, प्लूरल के तौर पे। उसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके पास मैनी।
मैनी के आपने 3 स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं। पहला आपके पास क्या है कि मैनी के साथ आएगा प्लूरल नाउन। जैसे आप कभी भी मैनी बॉय नहीं लिखेंगे, आप कभी भी मैनी स्टूडेंट नहीं लिखेंगे, स्टूडेंट्स लिखना होगा। मैनी बुक नहीं लिखेंगे, मैनी पीपल, मैनी मैन नहीं लिखेंगे, आपको प्लूरल ही लिखना होगा। तो और दूसरी बात आपने क्या याद रखनी कि इसके साथ प्लूरल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आएगा। डेफिनेटली जब आप मैनी स्टूडेंट्स लिख रहे हैं तो आप आर लिखेंगे, मैनी बुक्स लिख रहे हैं तो आप हैज तो नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। मैनी पीपल के साथ आप वास तो नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, वर लिखेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर आपने ये याद रखना है कि मैनी के साथ आपके पास प्लूरल नाउन आता है और ट्रीट भी किसके तौर पर होता है, प्लूरल के तौर पे। नंबर 2 पे आपने याद रखना है कि मैनी की बजाय आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, मैनी आ। और आप पास पेपर में इसका क्वेश्चन भी देखेंगे 2-3 दफा। मैनी आ जब आ गया ना, जब इंडेफिनिट आर्टिकल आ गया, तो आपने याद रखना है इसके साथ आने वाला नाउन क्या होगा, सिंगुलर। और आपने इसको ट्रीट भी बेटे किसके तौर पर करना है, सिंगुलर के तौर पे। जैसे आप इन सेंटेंसेस में देखेंगे मैनी आ आया हुआ है, तो मैनी आ के साथ आप स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, स्टूडेंट लिखेंगे। आप टाइम्स नहीं लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। MEN मैन नहीं लिखेंगे, बल्कि MAN मैन लिखेंगे। और अगला पॉइंट आपने क्या याद रखना है कि आपने इनको ट्रीट भी किसके तौर पर करना है, सिंगुलर के तौर पे। तो आप इसको हैज लिखेंगे, आप हैव नहीं लिखेंगे। इसी तरह आप ड्रीम्स लिखेंगे, क्योंकि जब हम सिंगुलर ट्रीट कर रहे होते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका इजाफा करते हैं, एस या ES का करते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल। फिर थर्ड रूल आपने याद रखना है कि तीसरा एक्सप्रेशन इसका होता है अ ग्रेट और अ गुड मैनी। और ऐसी सूरत में भी आपने प्लूरल नाउन लिखना है और इसको ट्रीट भी किसके तौर पर करना है, प्लूरल के तौर पे। जैसे हमारे पास आ गया अ ग्रेट मैनी पीपल और उसको ट्रीट क्या किया गया, प्लूरल। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स और ट्रीट क्या किया गया है, वर। अ ग्रेट मैनी बुक्स और ट्रीट क्या किया गया है, आर, यानी कि प्लूरल। तो 3 स्ट्रक्चर बेटे आपने याद रखने हैं किसके लिए, मैनी के लिए। मैंने क्या किया है, चूंकि हम क्वांटिफायर एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं तो इनसे रिलेटेड जितनी चीजें ना वो मैंने यहां पर ही शामिल कर दी है, ताकि आपकी सारी चीजें देखें। जब आप एक सिस्टम में रह के पढ़ रहे होते हैं ना, एक हायरार्की के साथ पढ़ रहे होते हैं, तो तब आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं। अगर डिसअरेंज्ड होंगी तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। एप्पल पाई ऑर्डर में रखेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी होने वाली है। और बेटे इसके बाद देखिएगा हमारे पास है नंबर। नंबर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पहले इसके 2 एक्सप्रेशन देखिएगा, फिर हम फर्दर 2 एक्सप्रेशन की बाद में बात करते हैं। देखें ये आपके पास 2 तरह से आएगा, या तो आपके पास आएगा द नंबर ऑफ, या आपके पास आएगा आ नंबर ऑफ। 2 सूरतों में आपके पास आएगा, आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। आ नंबर ऑफ हो या द नंबर ऑफ हो, एक बात तो तय है कि इसके साथ आने वाला जो नाउन होगा ना, वो दोनों सूरतों में क्या होगा, प्लूरल होगा। देखें द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स लिखा हुआ है, आप इनको सिंगुलर नहीं लिख सकते। आ नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं लिखना, स्टूडेंट्स लिखना है। आ नंबर ऑफ बुक नहीं लिखना, बुक्स लिखना है। दोनों सूरतों में साथ आने वाला नाउन तो प्लूरल होगा। लेकिन आपने याद रखना है, अगर आप द नंबर ऑफ लिख रहे हैं तो फिर इसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब और वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। यानी कि हम अपने सब्जेक्ट को किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करेंगे। और अगर हमारे पास आ नंबर ऑफ और आ नंबर ऑफ होगा तो फिर आ नंबर ऑफ को हमने किसके तौर पर ट्रीट करना है बेटे, प्लूरल के तौर पर ट्रीट करना है। फिर हम इसके साथ प्लूरल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। जैसे आप देखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ है। इसी तरह द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को हम क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे, हैव नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम द नंबर ऑफ को क्या ट्रीट करते हैं, सिंगुलर ट्रीट करते हैं। इसी तरह हमारे पास है आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है। और बुक्स को हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हैव लिखा हुआ है, क्योंकि आ नंबर ऑफ को हमने हमेशा क्या ट्रीट करना है बेटे, प्लूरल ट्रीट करना है। तो ये 2 बातें आपने याद रखनी है। द नंबर ऑफ हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर। आ नंबर ऑफ हमारे पास क्या होता है, प्लूरल। लेकिन दोनों सूरतों में हमने इनके साथ सब्जेक्ट कौन सा लिखना होता है, इनके साथ नाउन कौन सा लिखना होता है, हमने प्लूरल लिखना होता है। उसके बाद देखें फिर इसका आता है कि रिलेटिव का केस। रिलेटिव का केस क्या है कि जब आपने द नंबर ऑफ और आ नंबर ऑफ लिख दिया तो एक बात तो तय थी पहले से कि इसके साथ आने वाला सब्जेक्ट हमारे पास, नाउन हमारे पास क्या होगा, प्लूरल होगा। इसके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, रिलेटिव केस आ जाता है, जैसे हमारे पास
हु का वर्ड है, जैसे हमारे पास विच का वर्ड है, जैसे हमारे पास डैट का वर्ड है। जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसमें हम बकायदा तौर पर रिलेटिव प्रोनाउन के एक रूल को अलहदा से पढ़ेंगे, तो ये तब आपको बड़ा क्लियरली समझ में आ जाएगा हु, विच और डैट। अभी आप यहां पर ये याद रखें कि अगर यहां पर द नंबर ऑफ या आ नंबर ऑफ में प्लूरल नाउन के बाद हु, डैट और विच आ गया, तो जो वर्ब फौरन WH के बाद होगा, यानी कि हमारे पास रिलेटिव के बाद होगा ना, उसको आपने प्लूरल लिखना है, उसको आपने प्लूरल ट्रीट करना है। क्योंकि इंग्लिश में आपने रूल याद रखना है कि नियरनेस का रूल होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब उस नाउन के अकॉर्डिंगली होता है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली होता है जो उससे पहले है। जैसे यहां पर आप देखेंगे हु लिखा हुआ है, तो हु से पहले क्या लिखा हुआ है, पीपल, तो पीपल प्लूरल है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, वर लिखेंगे। यहां पे डैट लिखा हुआ है, डैट से पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है, आइडियाज, आइडियाज प्लूरल है, तो इसलिए हम यहां पर बेटे क्या लिखेंगे, वर लिखेंगे, वाज नहीं लिखेंगे। लेकिन ये वो वर्ब होगा जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आएगा। उसके बाद अगर हमारे पास सेकंड वर्ब आता है ना सेंटेंस में, तो सेकंड वर्ब आपने याद रखना है अपने उसी रूल के मुताबिक होगा। रूल के मुताबिक कैसे होगा कि हम द नंबर ऑफ को क्या ट्रीट करते हैं, सिंगुलर, तो इसलिए हमने यहां पर इज लिख दिया, यहां पर हैज लिख दिया। और आ नंबर ऑफ को हम क्या ट्रीट करते हैं, प्लूरल, तो इसलिए हमने यहां पर हैव लिख दिया और यहां पर हमने सीम लिख दिया। हम इसको प्लूरल ट्रीट कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको हैव लिख रहे हैं और सेम लिख रहे हैं। तो आपने याद रखना है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होगा ना, वो उस नाउन के अकॉर्डिंगली होता है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली होता है जो उससे पहले, इसलिए हम इसको यहां पर प्लूरल लिखेंगे। और उसके बाद आने वाला जो वर्ब है, अगर उसके बाद कोई वर्ब सेंटेंस में आ रहा है तो वो हमारे उसी रूल के मुताबिक आएगा जिसमें हम बोलते हैं कि द नंबर ऑफ को हमने क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर, और आ नंबर ऑफ को हमने बेटे क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है। ठीक है, यहां पे एक छोटी सी टाइपो है, उसको ठीक कर लीजिएगा। यहां पर रिलेटिव के बाद प्लूरल है, याद रखिएगा, रिलेटिव के बाद प्लूरल है। टाइपो ये है कि सेकंड वर्ब के लिए आपने याद रखना है द नंबर ऑफ के बाद सेकंड वर्ब हमारे पास क्या आएगा, सिंगुलर, और आ नंबर ऑफ की सूरत में सेकंड वर्ब हमारे पास बेटे क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ये छोटा सा एडिशन कर लीजिएगा अपने पास ताकि आपको याद रहे और कोई बात रह ना जाए। उसके बाद है बेटे हमारे पास, उसके बाद है हमारे पास वो क्वांटिफायर जो काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होते हैं। तो एक बात तो तय हो जाती है कि इनके साथ हमें ये परेशान होने की जरूरत नहीं होती कि यहां पर हमने काउंटेबल नाउन लिखने हैं और अनकाउंटेबल नाउन लिखने हैं। लेकिन आपने याद रखना है जब भी आप इन क्वांटिफायर्स के साथ, जितने भी ये क्वांटिफायर्स हैं, अगर आप काउंटेबल नाउन लिखेंगे ना, तो काउंटेबल नाउन आपके पास ज्यादातर क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ज्यादातर आपके पास क्या आएगा, प्लूरल, और आप उसको ट्रीट भी किसके तौर पर करेंगे, प्लूरल के तौर पे। और जब आप इनके साथ अनकाउंटेबल लिखेंगे ना, तो अनकाउंटेबल का तो मामला ही बड़ा सीधा है कि अनकाउंटेबल तो होता ही सिंगुलर है और उसको ट्रीट भी किसके तौर पर किया जाता है, सिंगुलर के तौर पे। जैसे देखिए सम है, सम के साथ अगर अनकाउंटेबल आएगा तो क्या ट्रीट होगा, सिंगुलर। सम के साथ अगर अनकाउंटेबल आएगा तो क्या ट्रीट होगा, सिंगुलर। लेकिन अगर सम के साथ काउंटेबल आएगा तो वो प्लूरल होना चाहिए और वो ट्रीट भी क्या होगा, प्लूरल ट्रीट होगा। इसी तरह सम के साथ अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो वो प्लूरल होना चाहिए और वो ट्रीट भी किसके तौर पर होगा, प्लूरल के तौर पर। मैं सम बुक कभी भी नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, सम बुक्स। मैं कभी भी सम इंफॉर्मेशंस नहीं लिखूंगा, सम मिल्क्स नहीं लिखूंगा और आर नहीं लिखूंगा, बल्कि क्या लिखूंगा, इज लिखूंगा। इसी तरह हमारे पास एनी है, एनी के साथ जब अनकाउंटेबल आएगा तो वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। इसी तरह एनी के साथ जब अनकाउंटेबल आएगा तो वो हमारे पास क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन अगर एनी के साथ प्लूरल आता है तो एनी के साथ प्लूरल हमारे पास क्या होगा, काउंटेबल क्या होगा, प्लूरल होगा, और हम उसको ट्रीट भी किसके तौर पर करेंगे, प्लूरल के तौर पे। लेकिन आपने एक बात और भी याद रखनी है कि एनी के साथ हम सिंगुलर नाउन भी लिखते हैं। एनी वो वाहिद हमारे पास क्वांटिफायर है जिसके साथ हम सिंगुलर, यानी कि हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी लिखते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी लिखते हैं। हम एनी स्टूडेंट्स भी लिखते हैं और आप देख रहे हैं हम एनी स्टूडेंट भी लिखते हैं। हम एनी बुक्स भी लिखेंगे और हम एनी बुक भी लिख सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो हम इसको प्लूरल ट्रीट कर रहे हैं, और अगर बुक्स लिखा हुआ है तो प्लूरल ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट चूंकि सिंगुलर लिखा हुआ है तो हम इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे।
बुक चूंकि सिंगुलर है तो हम इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम जब से नाउन पढ़ रहे हैं हम दो वर्ड्स बार बार बोलते जा रहे हैं, रिपीटेडली मैं बोलता जा रहा हूं। एक आपके पास सिंगुलर है और एक आपके पास क्या है, प्लूरल। हम ये सिर्फ डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने सेंटेंस में कब सिंगुलर ट्रीट करना है, कब प्लूरल ट्रीट करना है, कौन सा नाउन सिंगुलर होगा, कौन सा नाउन प्लूरल होगा। और आप जानते हैं कि ये सिंगुलर प्लूरल की जो बात होती है ना, ये खालिसतन हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात है। तो ये जब मैंने कहा तो मैंने कतई तौर पर कोई गलत बात नहीं की कि जब हम नाउन और प्रोनाउन पढ़ रहे होते हैं तो एक्चुअल में हम बेटे क्या पढ़ रहे होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद आके देखिएगा, आगे हमारे पास अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, दोनों स्पेलिंग्स याद रखिएगा। यहां पर भी वैसे ही चलेगा। अगर आप इनके साथ काउंटेबल नाउन लिखेंगे तो काउंटेबल नाउन प्लूरल आएंगे और आपने उसको ट्रीट भी किसके तौर पर करना है, प्लूरल के तौर पे। और अगर आप इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन लिख रहे हैं तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर रहेगा, और वो तो होता ही सिंगुलर है हमारे पास। ये चाहे लॉट ऑफ हो या लॉट्स ऑफ हो, दोनों में सेम बात रहेगी। काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल होगा और प्लूरल ट्रीट होगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वो सिंगुलर होगा और ट्रीट भी किसके तौर पर होगा, सिंगुलर के तौर पर। उसके बाद हमारे पास नो का वर्ड है, तो नो में जब हमारे पास काउंटेबल नाउन आएगा तो काउंटेबल नाउन क्या होगा, सिंगुलर, और उसको ट्रीट भी किसके तौर पर करेंगे, सिंगुलर के तौर पे। इसी तरह नो के साथ जब काउंटेबल नाउन आएगा तो क्या आएगा, सिंगुलर, और उसको ट्रीट भी क्या करेंगे, सिंगुलर। मैंने आपको शुरू में बताया कि आपको इन सारे क्वांटिफायर के बारे में याद रखना है कि इनके साथ आने वाला नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए या प्लूरल होना चाहिए। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका नाउन क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए या अनकाउंटेबल। और नंबर 3 आपको जो बात पता होनी चाहिए वो ये है कि आपने इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करना है या प्लूरल वर्ब यूज करना है। ये 3 बातें सीखने के लिए, ये 3 बातें समझने के लिए हम सारे का सारा क्वांटिफायर पढ़ते हैं, और एक्चुअल में इसी को ही हम बेटे क्या बोलते हैं, क्वांटिफायर एग्रीमेंट बोलते हैं। उसके बाद देखिएगा, नो वाटर अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो अनकाउंटेबल नाउन तो डेफिनेटली हमारे पास सिंगुलर ही होता है, उसका तो प्लूरल फॉर्म हमारे पास एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसी तरह हमारे पास आल है, आल को जब आप काउंटेबल नाउन के साथ लिखेंगे तो नाउन क्या होगा, प्लूरल। आल को जब काउंटेबल नाउन के साथ लिखेंगे तो क्या होगा, प्लूरल। आप स्टूडेंट नहीं लिख सकते, वर्कर नहीं लिख सकते, और आपने इसको बेटे ट्रीट किसके तौर पर करना है, प्लूरल के तौर पर ट्रीट करना है। और जब आल अनकाउंटेबल के साथ ट्रीट होगा तो डेफिनेटली अनकाउंटेबल तो सिंगुलर ही होता है, तो इसको हम किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, सिंगुलर के तौर पे। इसी तरह हमारे पास बेटे मोस्ट है, मोस्ट जब काउंटेबल के साथ आएगा तो प्लूरल नाउन आएगा और उसको ट्रीट आपने किसके तौर पर करना है, प्लूरल के तौर पे। मोस्ट जब अनकाउंटेबल के साथ आएगा तो सिंगुलर होगा, अनकाउंटेबल होता ही सिंगुलर है, तो आपने उसको ट्रीट भी किसके तौर पर करना है, सिंगुलर के तौर पर। इनफ जब काउंटेबल नाउन के साथ आएगा तो साथ आने वाला काउंटेबल नाउन प्लूरल होना चाहिए और ट्रीट भी क्या होगा, प्लूरल। इनफ जब अनकाउंटेबल के साथ आएगा तो अनकाउंटेबल तो होता ही सिंगुलर है, इसलिए हम इसको ट्रीट भी किसके तौर पर करेंगे, सिंगुलर के तौर पर। इसी तरह आपके पास रेस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ और हाफ ऑफ के एक्सप्रेशन है। यहां पर भी अगर आप इनको काउंटेबल नाउन के साथ लिख रहे हैं तो इनके साथ आने वाले काउंटेबल नाउन क्या होंगे, प्लूरल होंगे, और आपने उनको बेटे ट्रीट भी किसके तौर पर करना है, प्लूरल के तौर पे करना है, ठीक है। और अगर आप इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन लिख रहे हैं तो अनकाउंटेबल नाउन के बारे में तो आप जानते ही हैं कि अनकाउंटेबल नाउन को तो हमने हमेशा ही सिंगुलर ट्रीट करना है, अनकाउंटेबल नाउन को तो हम किसी सूरत भी प्लूरल ट्रीट नहीं कर सकते। और लास्ट में हमारे पास बेटे नन है, नन के बारे में आपने याद रखना है, नन ऑफ द स्टूडेंट। जब आप इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखेंगे तो आपने इसको प्लूरल ट्रीट करना है, जब आप इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखेंगे तो आपने इसको प्लूरल ट्रीट करना है, जब आप इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन लिखेंगे तो आप जानते ही हैं कि अनकाउंटेबल नाउन को तो हमने किसके तौर पर ट्रीट करना होता है, सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करना होता है। अनकाउंटेबल नाउन को तो हम प्लूरल के तौर पर ट्रीट करते ही नहीं है। नाउन की ग्रुपिंग को देखेंगे, हम सिंगुलर प्लूरल होने की वजह से, हम काउंटेबल अनकाउंटेबल होने की वजह से अपने नाउन को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं उनके रूल्स के अकॉर्डिंगली। उसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है हमारे पास कलेक्टिव नाउन का, हम उसको देखेंगे, वो हमारे नाउन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बड़े ही इंपॉर्टेंट रूल्स है हमारे पास कंपाउंड नाउन के रिगार्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हम उनको देखेंगे। और लास्ट में हम उन वर्ड्स के प्लूरल को देखेंगे जो जेन्युइनली इंग्लिश के हैं नहीं बल्कि दूसरी लैंग्वेजेस के हैं, इंग्लिश में आते हैं,
तो उन पर प्लूरल बनाने के रूल्स भी दूसरी लैंग्वेजेस के ही अप्लाई किए जाते हैं। तो ये सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं बेटे अपने इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम नाउन के काउंटेबल, अनकाउंटेबल और उसके सिंगुलर प्लूरल होने की वजह से नाउन को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे हमारे पास है ग्रुप वन। ग्रुप वन में हमारे पास 3 तरह के नाउन्स हैं। नंबर 1 वो नाउन्स हैं जो कोई ना कोई ग्रुप ऑफ पीपल को शो करता है। जैसे हमारे पास होता है ना, कैटल ग्रुप ऑफ एनिमल होता है, पीपल ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, पुलिस ग्रुप ऑफ फोर्स को बोलते हैं, जेंट्री अमीर लोगों को बोलते हैं, पिजेंट्री देहाती लोगों को बोलते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, किसी ना किसी तरह के ग्रुप होते हैं। तो आपने याद रखना है, हमने इनको हमेशा हमेशा किसके तौर पर ट्रीट करना है, प्लूरल के तौर पर ट्रीट करना है। जैसे इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, जैसे हमारे पास पुलिस है, पुलिस जहां पर भी आ जाएगा हमने पुलिस को प्लूरल ट्रीट करना है। जैसे सेंटेंसेस देखिएगा, द पुलिस हैव, चूंकि हम प्लूरल ट्रीट कर रहे हैं तो हैव आएगा। कैटल को हम आर के साथ लिखेंगे क्योंकि प्लूरल ट्रीट कर रहे हैं। क्लर्जी, हम मजहबी लोगों को बोलते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, द क्लर्जी वर ड्रेस्ड इन वाइट। ठीक है, तो ये वो नाउन्स हैं जिनको हमने हमेशा हमेशा क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है। लेकिन पुलिस के लिए एक बात को याद रखिएगा, जब आप पुलिस की बजाय पुलिस को स्पेसिफाई कर दें, ठीक है, जैसे अगर हम बोलते हैं पुलिस डिपार्टमेंट, तो ऐसी सूरत में हमारा नाउन पुलिस नहीं होता बल्कि हमारा नाउन क्या होता है, डिपार्टमेंट होता है। और इस वजह से हम इसको बेटे क्या ट्रीट करते हैं, सिंगुलर ट्रीट करते हैं। इसी तरह याद रखिएगा कि जब आप पुलिस को स्पेसिफाई कर दें, आप बोलते हैं पंजाब पुलिस, तो जब आप पंजाब पुलिस बोलेंगे ना, उस सूरत में भी आपने इसको सिंगुलर ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट नहीं करना। प्लूरल ट्रीट आपने तब करना है जब आप पुलिस का वर्ड लिखेंगे। उसके बाद सेकंड नाउन हमारे पास वो है जो आप देखेंगे कि जिनमें हमारे पास आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इंग्लिश कहती है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके 2 आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं हम उनको प्लूरल के तौर पर लिखते हैं, यानी कि एस के साथ लिखते हैं, उनको कभी भी एस के बगैर नहीं लिखते। नंबर 2, हम उनको हमेशा क्या ट्रीट करते हैं, प्लूरल ट्रीट करते हैं। जैसे वर्ड सीजर्स है, अब आपने कभी भी वर्ड सीजर नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है, सीजर्स ही लिखना है। इसी तरह वर्ड ट्राउजर नहीं होता, ट्राउजर्स होता है। पैंट नहीं होता, पैंट्स होता है। इसी तरह आपके पास वर्ड, इनमें से जितने भी वर्ड्स आपके पास हैं, एक तो आपने उनको एस के साथ लिखना है, प्लूरल लिखना है, और उनको ट्रीट भी प्लूरल के तौर पे करना है। जैसे देखिएगा, चूंकि आप ट्राउजर नहीं लिखेंगे, आप ट्राउजर्स लिखेंगे, इसलिए आपने इसके साथ क्या लिखा, दीज लिखा, क्योंकि उसको प्लूरल ट्रीट कर रहे हैं। और उसके साथ आपने किसके हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा, आर लिखा। इसी तरह द सीजर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, द सीजर्स होगा, और आपने उसको प्लूरल ट्रीट करना है। अ पेयर ऑफ, हाँ यहां पर एक बात आपने याद रखनी है, जब आप इस तरह के वर्ड यूज कर देंगे ना, अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ टोंग्स, अ पेयर ऑफ शीयर्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर, तो फिर आप इसको प्लूरल ट्रीट नहीं करते बल्कि फिर आप इसको बेटे क्या ट्रीट करते हैं, सिंगुलर। और ऐसा किस वजह से होता है, अ पेयर ऑफ की वजह से होता है। और वर्ड्स भी होते हैं, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं। उसके बाद नंबर 3 पर हमारे पास वो नाउन है जिनको हम प्लूरल बनाते हैं जब हम उनका वर्जन चेंज करते हैं। जैसे देखें, अगर मैं रिच लिखता हूं तो रिच तो हमारे पास होता है अमीर, लेकिन जब मैं रिचीज लिखता हूं ना, तो रिचीज का मतलब होता है अमारत, दौलत। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। इसी तरह हम गुड को बेटे क्या बना देते हैं, गुड्स। गुड वैसे हमारे पास क्या होता है, अच्छे को बोलते हैं, लेकिन गुड्स की जब आप बात करते हैं तो उसका मतलब होता है चीजें, ऑब्जेक्ट्स। और जब हम इसको गुड्स बना देते हैं, नाउन बना देते हैं, तो फिर हम इसको क्या ट्रीट करते हैं, प्लूरल ट्रीट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास सराउंडिंग वर्ड होता है, और सराउंडिंग का मतलब हमारे पास होता है एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है। और सराउंडिंग्स जब हम बोलेंगे ना, तो सराउंडिंग्स का मतलब हमारे पास क्या होता है, नाउन होता है, इर्द गिर्द के एरिया को बोलते हैं। हम कभी भी सराउंडिंग्स इज नहीं लिखेंगे, हमेशा क्या लिखेंगे, सराउंडिंग्स आर लिखेंगे, यानी कि इसको प्लूरल ट्रीट करेंगे। बिल्कुल इस तरह जैसे देखिएगा, रिचीज आ गया तो रिचीज डज नॉट नहीं होगा, डू नॉट होगा, क्योंकि हमने इसको प्लूरल ट्रीट करना है। गुड्स हैज नहीं होगा, हैव होगा, क्योंकि हमने इसको प्लूरल ट्रीट करना है। सराउंडिंग्स आर होगा, इज नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको क्या करना है, ट्रीट करना है। तो गर्ज ये है कि ग्रुप 1 में जितने नाउन भी आपके पास लिखे हुए हैं, इनको अच्छे से अपने दिमाग में, अपने खून में, अपनी हड्डियों में रचा बसा लें।
इन सारे नाउन्स को आपने हमेशा प्लूरल ट्रीट करना है, इनको कभी आपने सिंगुलर ट्रीट नहीं करना। और वही जो मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर आप अ पेयर ऑफ जैसे वर्ड्स यूज करें, जैसे आपके पास है अ बॉडी ऑफ, आपके पास है क्राउड ऑफ, आपके पास है बंच ऑफ, अ टीम ऑफ, अ हीप ऑफ, अ हर्ड ऑफ, अ फ्लीट ऑफ, अ पीस ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ चेन ऑफ, तो फिर आप इसको प्लूरल ट्रीट नहीं करते, फिर आप इसको क्या ट्रीट करते हैं, सिंगुलर। जैसे देखें हम सीजर्स के साथ क्या लिखेंगे, अ पेयर ऑफ, तो इसलिए हम इसको क्या ट्रीट करेंगे बेटे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। हम पीपल के साथ क्या लिखेंगे, अ बंच ऑफ, तो इसलिए हम इसको बेटे क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। पुलिस के साथ जब हम लिखेंगे अ फ्लीट ऑफ, तो फिर हमारा सब्जेक्ट पुलिस नहीं होगा बल्कि अ फ्लीट ऑफ होगा, जिसकी वजह से हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। इसी तरह जब हम बोलेंगे अ टीम ऑफ कैटल, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ ग्रुप ऑफ जेंट्री, तो तीनों सूरतों में आप देख सकते हैं कि हमारा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बेटे क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ये एक्सप्रेशंस याद रखिएगा, अगर आप इन नाउन्स में किसी नाउन के साथ भी इनमें से किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो आपने याद रखना है, फिर आपने इनको प्लूरल ट्रीट नहीं करना बल्कि क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है। तो ये है बेटे हमारे पास फर्स्ट ग्रुप जिसमें आने वाले हम सारे नाउन्स को प्लूरल ट्रीट करते हैं, और अगर इनके साथ इनमें से कोई वर्ड आ जाए तो फिर हम इसको क्या ट्रीट करते हैं, सिंगुलर ट्रीट करते हैं। उसके बाद है बेटे हमारे पास ग्रुप टू। ग्रुप टू के बारे में याद रखिएगा, ग्रुप टू में जितने वर्ड्स हैं इनके बारे में आपको दो रूल्स याद रखने हैं। नंबर 1 याद रखिएगा कि इनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होता है। इनको प्लूरल बनाने के लिए हम इनके साथ एस का एडिशन नहीं करते हैं। इनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या होता है, सेम होता है। फिश सिंगुलर में भी फिश होता है, फिश प्लूरल में भी फिश होता है। लेकिन साथ ही आपने ये रूल याद रखना है, अगर आप डिफरेंट काइंड्स की, अगर आप डिफरेंट टाइप्स की बात कर रहे होंगे, डिफरेंट काइंड्स की बात कर रहे होंगे, तो फिर आपने याद रखना है, फिर आपने बेटो इसके साथ एस का एडिशन करना है। जैसे सेंटेंसेस में देखिएगा, अ फिश इज स्विमिंग, हम एक मछली की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। लेकिन जब हम बोलेंगे ना मैनी फिश, तो आपने याद रखना है हम मैनी फिशेस नहीं बोलेंगे। यहां पर कभी भी आपने SHES नहीं लिखना। एस का एडिशन, ES का एडिशन आपने फिश के साथ तब करना है जब आप डिफरेंट काइंड्स की बात कर रहे होंगे। वो भी एग्जांपल्स अभी आगे आ जाएंगे। अब देखें, द शीप इज, शीप को सिंगुलर ट्रीट करेंगे, और जब आप लिखेंगे अ नंबर ऑफ शीप, तो अब अ नंबर ऑफ शीप्स नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शीप ही रहेगा। लेकिन उसको ट्रीट किसके तौर पर करेंगे, प्लूरल के तौर पर, क्योंकि इनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। बिल्कुल इसी तरह दिस फ्रूट इज होगा और फ्रेश फ्रूट आर होगा। यहां पर फ्रूट को हम सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं, यहां पर हम इसको प्लूरल ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन दोनों सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि हमने वर्ड फ्रूट ही लिखा है, हमने उसके साथ एस का एडिशन नहीं किया। इसी तरह हमारे पास द डियर इज ड्रिंकिंग है और वी सा 5 डियर इन द जंगल। यहां पर 5 डियर है, हम डियर्स नहीं लिखेंगे, ये सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो हमारे पास वर्ड डियर ही रहेगा, हम इसके साथ एस का एडिशन नहीं करेंगे। लेकिन मैंने अभी जैसे आपको बताया कि अगर आप डिफरेंट काइंड की बात कर देते हैं, टाइप की बात कर देते हैं, ब्रीड और रेस की बात कर देते हैं, तो फिर आपने इनके साथ एस का एडिशन करना है। जैसे देखिएगा, द एक्वेरियम हैज मैनी कलरफुल फिशेज। जब आप बहुत सारी कलरफुल फिशेज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आगे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम डिफरेंट ओशंस। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप डिफरेंट ब्रीड्स की बात कर रहे हैं। और जब आप डिफरेंट ब्रीड्स की बात कर रहे हैं ना, तो ऐसी सूरत में आप फिश का प्लूरल बेटे क्या बना देते हैं, आप फिश का प्लूरल बना देते हैं फिशेज। ये याद रखिएगा, जब आप इनकी डिफरेंट काइंड्स की बात करेंगे तो फिर आप इनके साथ फिश का प्लूरल क्या बनाएंगे, फिशेज बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरह हम फ्रूट की जब बात करते हैं और हम उसकी डिफरेंट काइंड और टाइप की बात करेंगे तो फिर हम फ्रूट का प्लूरल बेटे क्या बना देते हैं, फ्रूट्स बना देते हैं। जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, दिस बास्केट कंटेन्स फ्रूट्स लाइक मैंगोज, एप्पल्स एंड बनानाज। अब उसमें बनानाज भी है, एप्पल्स भी हैं और मैंगोज भी हैं। इसका मतलब वी हैव अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। तो जब हम वैरायटी ऑफ फ्रूट्स की बात करेंगे तो फिर हमने फ्रूट नहीं लिखना, फिर हमने क्या लिखना, फ्रूट्स लिखना है। तो बड़ा सिंपल सा रूल है इन नाउन के लिए, यानी कि ग्रुप 2 के लिए,
कि नंबर 2 बातें सिर्फ आपने याद रखनी है। नंबर 1 क्या है कि इनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या होता है, सेम होता है। प्लूरल बनाने के लिए हम इनके साथ एस या एस का एडिशन नहीं करते, लेकिन अगर आप डिफरेंट टाइप, डिफरेंट काइंड, डिफरेंट ब्रीड की बात करेंगे तो ऐसी सूरत में फिर हम इनके साथ बेटे क्या करेंगे, एस का एडिशन करेंगे। और एग्जांपल्स हैं आपके सामने, ये है आपके पास नाउन का ग्रुप 2। उसके बाद हमारे पास है नाउन ग्रुप 3। अब नाउन ग्रुप 3 के लिए 2 3 4 बातें आपने याद रखनी है। यहाँ पर नाउन्स पहले देख लीजिएगा, लगेज है, बैगेज है, वोकेशन है, फिल्थ है, गार्बेज, रबिश और डर्ट जैसे नाउन है। इनके बारे में आपने याद रखना है। यहाँ पर जितने भी नाउन लिखे हुए हैं, मेल, वर्क, एडवाइस, पोइट्री, मशीनरी, नंबर 1 आपने याद रखना है, आपने इनमें से कभी भी किसी के साथ एस का एडिशन नहीं करना है। इनमें कभी भी आप किसी के साथ एस का एडिशन नहीं करेंगे। नंबर 2, ये जितने नाउन्स लिखे हुए हैं आपने हमेशा इनको क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर, क्योंकि इनको क्या कंसीडर किया जाता है, इनको अनकाउंटेबल कंसीडर किया जाता है। नंबर 3, अगर आपने इनके साथ इनका प्लूरल बनाना है तो फिर आप इनके साथ वर्ड्स लिखते हैं जैसे अ पीस ऑफ। अ पीस ऑफ लिखने पर आप इन वर्ड्स का क्या बना सकते हैं बेटे, प्लूरल बना सकते हैं। वैसे मैंने अ पीस ऑफ लिखा, और वर्ड्स भी हैं, वो भी आपको भी पता चल जाएंगे। तो हम 1 बाय 1 करके जितनी तरह का इनका क्वेश्चन बन सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। अब जैसे देखिएगा, ही गेव मी गुड एडवाइस, आप एडवाइसेस नहीं लिखेंगे, आपको क्या लिखना होगा, एडवाइस। यानी कि रूल नंबर 1 क्या है कि आपने कभी भी ये जितने भी नाउन्स हैं इनके साथ एस का एडिशन नहीं करना है, क्योंकि हमने इनको हमेशा सिंगुलर ट्रीट करना है। और ऐसा क्यों करना है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है बेटे, अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद देखिएगा मॉडर्न मशीनरी, आप 9th 10th क्लास गालबन फर्स्ट ईयर में पढ़ के आते हैं कि ये वो वर्ड्स हैं जिनका हम प्लूरल नहीं बनाते, मतलब हम वर्क का प्लूरल वर्क्स नहीं बनाते, डिवाइसेस नहीं बनाते, पोइट्रीज, मशीनरीज, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, हम इनका प्लूरल नहीं बनाते हैं। इसी तरह इक्विपमेंट है तो आपने उसको क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है, क्योंकि हम इनको अनकाउंटेबल कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद अगर इन नाउन के साथ वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे हमारे पास पीस है, आइटम है, पार्टिकल है, आर्टिकल है, चंक्स है, ड्रॉप है, ग्रेन है, कोई भी इनमें से वर्ड आ जाए तो फिर हम इनका प्लूरल बना देते हैं। लेकिन एस का एडिशन आपने फिर भी इनके साथ नहीं करना। जैसे देखें, अगर आप लिखेंगे ना 2 मेजर आइटम्स ऑफ, तो आपने वर्क को वर्क ही लिखना है, आपने वर्क के साथ एस का एडिशन नहीं करना है। ऐसा कभी नहीं करना कि आप लिख दो 2 मेजर आइटम्स ऑफ वर्क्स, इनके साथ एस का एडिशन फिर भी नहीं होगा। जैसे आ पीस ऑफ एडवाइस, आप एडवाइसेस नहीं लिखेंगे। इसी तरह आ यूनिट ऑफ मशीनरी, आप मशीनरीज नहीं बनाएंगे। इसी तरह आपके पास क्या है, द लैब हैज सेवरल आइटम्स ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट, अब यहां पर आप इक्विपमेंट के साथ एस का एडिशन नहीं करेंगे, आप इनके साथ इस तरह के वर्ड यूज करके, मॉडिफाइंग वर्ड, क्वालिफाइंग वर्ड यूज करके आप इनका सिंगुलर प्लूरल तो बना सकते हैं। लेकिन आपने सिंगुलर प्लूरल कैसे बना सकते हैं, जैसे मैं बोलता हूं आ पीस ऑफ एडवाइस, तो मैं इसको यूं भी तो बोल सकता हूं 2 पीसीज ऑफ एडवाइस। मैं आ पीस बोलूं या मैं 2 पीसीज बोलूं, दोनों सूरतों में आपने एडवाइस को एडवाइस ही लिखना है, एडवाइस के साथ आपने एस का एडिशन नहीं करना। इसी तरह एवरी रूम कंटेन एन आर्टिकल ऑफ लग्जरी फर्नीचर, अब एन आर्टिकल की जगह पे 2 आर्टिकल्स ऑफ लग्जरी फर्नीचर भी तो हो सकता है ना, 5 आर्टिकल्स भी तो हो सकता है, लेकिन सब सूरतों में आपने फर्नीचर के साथ एस का एडिशन नहीं करना। इसी तरह वाटर के लिए हम क्या लिखते हैं, अ ड्रॉप ऑफ, हम सैंड के लिए क्या लिखते हैं, अ ग्रेन ऑफ, हम साल्ट के लिए क्या लिखते हैं, अ पिंच ऑफ। इसी तरह हम गुड न्यूज़ के लिए बेटे क्या लिखते हैं, अ पीस ऑफ न्यूज़। उसी तरह हम स्टेशनरी के लिए क्या लिखेंगे, अ पैकेट ऑफ स्टेशनरी। इतने सारे वर्ड लिखने का मकसद सिर्फ ये है, याद रखिएगा, अमूमन बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक एक्सप्रेशन जहन में रखते हैं और वो आपके पास क्या होता है, अ पीस ऑफ। लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ अ पीस ऑफ नहीं होता, ये और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे आपके पास पीस है, आइटम है, पार्टिकल है, आर्टिकल है, चंक है, ड्रॉप है, ग्रेन है, ये सारे के सारे वर्ड यूज हो सकते हैं। उसके बाद ये सारे के सारे वर्जन को ध्यान में रखिएगा। ये मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिसमें हम पॉसिबल मिस्टेक की बात करेंगे कि पेपर में किस तरह की गलती दी जा सकती है इनसे रिलेटेड। जैसे देखें, नंबर 1 में ही गेव मी एडवाइसेस, यहां पर गलती क्या है कि आपने इनके साथ एस का एडिशन नहीं करना है,
आप इनके साथ कभी भी एस का एडिशन नहीं करते हैं। तो ही गेव मी एडवाइसेस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ही गेव मी एडवाइस होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ही गेव मी एन एडवाइस। जब आप एडवाइस को, मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूं कि ये जितने भी नाउन है हम इनको क्या कंसीडर करते हैं, अनकाउंटेबल कंसीडर करते हैं। जब हम इनको अनकाउंटेबल कंसीडर करते हैं तो आपने याद रखना है आप इनके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल हम तब लिखते हैं जब हमारा नाउन काउंटेबल होने के साथ साथ क्या होता है, सिंगुलर होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल लिखने के लिए हमारे नाउन का काउंटेबल होना जरूरी होता है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, ही गेव मी पीस ऑफ एडवाइसेस। अब यहां पर हमने पीस ऑफ लिखा तो यहां पर एडवाइसेस नहीं आएगा। जैसे हमने यहां पर मेजर आइटम ऑफ वर्क लिखा, एडवाइस लिखा, तो मैंने आपसे कहा कि आपने इनके साथ किसी सूरत भी एस का एडिशन नहीं करना। और इसके साथ साथ अगर आप पीस ऑफ एडवाइस लिखते हो तो आपने पीस को मॉडिफाई करने के लिए बेटे क्या लिखना है, आप पीस ऑफ एडवाइस लिखना है, आपने पीस ऑफ एडवाइस नहीं लिखना। हाँ, अगर आप इसको प्लूरल बना रहे हो तो फिर आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा ही गेव मी सम। अब सम आप जानते हैं कैसा क्वांटिफायर है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ आता है, लेकिन सम में एरर नहीं है। एरर हमारे पास बेटे किस में है, एडवाइसेस में। एडवाइसेस नहीं होगा, हमने इसके साथ एस का एडिशन नहीं करना है। और यहां पर भी मैनी में गलती नहीं है। मैनी हम काउंटेबल नाउन के साथ, मैनी में भी गलती है, हम मैनी काउंटेबल नाउन के साथ लिखते हैं, जबकि एडवाइसेस क्या है, काउंटेबल नाउन है। बल्कि एडवाइसेस काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, जिसकी वजह से हम इसके साथ मैनी नहीं लिखेंगे। हम मच जरूर लिख सकते हैं, एडवाइस जरूर लिख सकते हैं। हम अनकाउंटेबल को मॉडिफाई करने के लिए मच यूज करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे लास्ट वाले सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो ये जितनी तरह के पॉसिबल एरर बन सकते हैं ना, जितनी तरह के वेरिएंट्स बनाए जा सकते हैं क्वेश्चन में एरर के लिए, वो मैंने आपके साथ चीदा चीदा क्या किए हैं उनको डिस्कस कर दिया। तो ये था बेटे हमारे पास ग्रुप 3, जिसमें आने वाले तमाम नाउन्स के साथ आपने एस नहीं लगाना, आपने इनको हमेशा सिंगुलर ट्रीट करना है। हम इनको अनकाउंटेबल कंसीडर करते हैं, और जब आप इनका सिंगुलर या प्लूरल बनाना चाहेंगे तो आपने इनके साथ क्वालिफाइंग वर्ड्स लिखने हैं। जैसे हमारे पास पीस ऑफ है, आइटम ऑफ है, पार्टिकल है, आर्टिकल है, चंक्स ऑफ है, ड्रॉप्स ऑफ है, ग्रेन ऑफ है, एटसेट्रा। आप कोई भी इनमें से क्या कर सकते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड लिखकर इनका सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ग्रुप 4, बड़े ही मजे का है। हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट नेम्स होते हैं, याद रखिएगा हम सेंटेंस में उनको दो तरह से ट्रीट करते हैं। अगर हम उनको सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहे होंगे ना, कि अगर सेंटेंस में इकोनॉमिक्स का मतलब इकोनॉमिक सब्जेक्ट होगा, सेंटेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होगा, तो फिर हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर हम उनको जर्नली यूज कर रहे हैं फॉर एन अदर ट्रांसलेशन, अगर हम उनको किसी और ट्रांसलेशन की सूरत में देख रहे हैं, हम उनको सब्जेक्ट की सूरत में नहीं देख रहे, तो फिर आपने याद रखना है, फिर आपने इनको क्या करना है, इनको प्लूरल ट्रीट करना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक्स इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो हम सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, इसको सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इकोनॉमिक्स को क्या ट्रीट किया, सिंगुलर ट्रीट किया। पॉलिटिक्स इज अ डिफिकल्ट गेम, यहां पर तो क्लियरली हमें बता दिया गया कि आ डिफिकल्ट गेम का मतलब क्या है, कि हम पॉलिटिक्स को किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, सिंगुलर के तौर पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पास, याद रखिएगा। अकूस्टिक्स, अकूस्टिक्स हम बोलते हैं स्टडी ऑफ साइंस, स्टडी ऑफ साउंड को। तो कहता है अकूस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज साउंड। अब यहाँ पे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स हमें क्या बताता है कि अकूस्टिक्स को हमने क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है। इसी तरह स्टैटिस्टिक्स इज अ यूजफुल सब्जेक्ट, हम यहाँ पर देखेंगे कि सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट किया गया, तो हम स्टैटिस्टिक्स को क्या करेंगे, सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करेंगे। तो जब आपके पास सेंटेंस में इन सब्जेक्ट नेम का सेंस सिंगुलर आ रहा होगा, तो डेफिनेटली आप इनको किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, सिंगुलर के तौर पे। लेकिन अब इन सेंटेंसेस को देखिएगा, द इकोनॉमिक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर ऑफन कंपेयर्ड। अब यहां पे इकोनॉमिक्स का मतलब इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं है, यहां पे इकोनॉमिक्स का मतलब आपके पास है प्लान्स, यहां पर इकोनॉमिक्स का मतलब आपके पास क्या है, स्ट्रेटेजीज है। ठीक है, तो जब आप प्लान्स और स्ट्रेटेजीज की बात करेंगे तो फिर आप इकोनॉमिक्स को सिंगुलर ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि बेटे क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल, जैसे यहां पर आर के साथ किया गया। हिज पॉलिटिक्स आर नॉट एक्सेप्टेबल टू मैनी पीपल। अब यहां पर पॉलिटिक्स का मतलब ना तो सब्जेक्ट है ना ही गेम है, यहां पर पॉलिटिक्स का मतलब आपके पास क्या है,
कि जो भी उसकी एक्टिविटीज हैं, जो भी उसके जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यूज है, ठीक है, जो भी उसकी प्लान्स है, जो भी उसकी एक्टिविटीज है किसी तरह की भी, तो हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। इसी तरह अकूस्टिक्स ऑफ दीज हॉल्स, जब आप इस हॉल की साउंड इफेक्ट्स की बात करेंगे ना, यहाँ पे अकूस्टिक का मतलब देखिए, यहाँ पर अकूस्टिक का मतलब क्या है, यहाँ पे अकूस्टिक का मतलब है स्टडी ऑफ साउंड, लेकिन वहां पर अकूस्टिक्स का मतलब हमारे पास क्या है, साउंड इफेक्ट्स। तो जब हम साउंड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, जब हम हॉल के साउंड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसको क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। इसी तरह देखिएगा, द स्टैटिस्टिक्स आर वेरी क्लियर अबाउट क्लाइमेट चेंज। यहां पर स्टैटिस्टिक्स का मतलब, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि यहां पर स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, नंबर्स, जिसको आप उर्दू में क्या बोलते हैं, अदादो शुमार, ठीक है, डेटा जिसको आप बोलते हैं। तो यहां पर तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पे स्टैटिस्टिक्स का मतलब आपके पास क्या है, नंबर्स हैं, अदादो शुमार हैं, इसलिए हम इनको बेटे क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। तो आपने याद रखना है, ग्रुप 4 में आपके पास है सब्जेक्ट नेम्स, जिनको हम सेंटेंस में सिंगुलर भी ट्रीट करते हैं और प्लूरल भी। जब इनको सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, सिंगुलर मीनिंग में यूज किया जाएगा, तो डेफिनेटली हम इनको क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल की बजाय क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट के अलावा इनकी कोई अदर ट्रांसलेशन लेते हैं, तो देन फिर हम बेटे इनको क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे, फिर हमने इनको सिंगुलर ट्रीट नहीं करना है, जैसे आपके सामने एग्जांपल कोट की मैंने। उसके बाद आपके पास है ग्रुप 5, ये याद रखिएगा, इनको हम बोलते हैं डिसेप्टिव नाउन्स। डिसेप्टिव नाउन्स का मतलब क्या है कि ये वो नाउन्स है जो हमें धोखा देते हैं। धोखा देने का मतलब क्या है कि ये नाउन दिखने में तो प्लूरल नजर आते हैं, क्योंकि हमने बचपन से, छोटे होते से क्या पढ़ा था कि जिस वर्ड के बाद भी एस आ जाए, जो वर्ड भी एस पे खत्म होता है, तो एस हमने सबसे बड़ी निशानी लगा ली किस चीज की, कि ये प्लूरल की निशानी, कि जहां पर भी एस आ जाएगा हम उसको किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, प्लूरल के तौर पर ट्रीट करेंगे। अब दिखने में ये प्लूरल होते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमने बेटे इनको किसके तौर पर ट्रीट करना होता है, सिंगुलर के तौर पर, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डिसेप्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे आपके पास क्या है, आपके पास है न्यूज इज, आप सिंगुलर ट्रीट करेंगे, मीजल्स इज आएगा, बिलियर्ड्स इज आएगा। लेकिन याद रखिएगा, वेजेस को जब आप सैलरी की सूरत में लेंगे, वेजेस दो तरह से यूज होता है, ठीक है, वेजेस का वर्ड सेंटेंस में दो तरह से यूज होता है। एक वेजेस का मतलब होता है रिटर्न, रिटर्न मतलब बदला, ठीक है, और एक वेजेस का मतलब होता है सैलरी, सैलरी मतलब पैसे। जब रिटर्न के सेंस में आएगा ना, बदले की सेंस में आएगा, तो आप इसको क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। लेकिन जब ये सैलरी की सूरत में आएगा, तो देन आपने बेटे इसको क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है। इसलिए ना बड़ा मोस्ट कॉमनली यूज किया जाने वाला सेंटेंस आपके पास इस टॉपिक को समझाने के लिए क्या है, द वेजेस ऑफ सिन, जो गुनाह होता है, जो बुरा काम होता है, उसका जो बदला है, उसका जो आखिर है, वो क्या है, हमारे पास बुरा ही है, वो जहन्नुम ही है। तो यहाँ पर हम चूंकि वेजेस ऑफ सिन का मतलब हमारे पास सैलरी नहीं है बल्कि बदला है, रिवार्ड है, तो हम इसके लिए इसको क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। फिर आपके पास सेविंग्स का वर्ड है, याद रखिएगा, सेविंग भी आप जब पैसों की सूरत में लेते हैं ना, जब आप पैसों की सूरत में लेते हैं, रुपीज की सूरत में लेते हैं, तो देन आप इसको क्या ट्रीट करते हैं, प्लूरल ट्रीट करते हैं। टाइडिंग्स तो आप पढ़ के हैं कि टाइडिंग्स को हम क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे, आर गुड दिस सीजन। और टाइडिंग्स का मतलब हमारे पास क्या है, टाइडिंग का मतलब यहां पर है बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है, टाइडिंग्स का मतलब यहां पर क्या है, बिजनेस एक्टिविटीज। जब आप बिजनेस एक्टिविटीज की सूरत में लेंगे तो आप इसको प्लूरल ट्रीट करेंगे। अदरवाइज जैसे आप देखिएगा, सीरीज को आप क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल। लेकिन अगर आप सीरीज के साथ दीज या दोज जैसे वर्ड यूज कर देंगे, तो देन आप इसको बेटे क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। ये आपके पास मीन्स का वर्ड है, याद रखिएगा, मीन्स इंग्लिश का वो वर्ड है जो सिचुएशन के हिसाब से आप इसको सिंगुलर भी लिखेंगे, आप इसको प्लूरल भी लिखेंगे, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे यहां पर आ गया ना, आ गुड ऑफ, और आ जब आ गया तो हमें फौरन पता चल जाता है कि हमने इसको क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है। लेकिन जब हम बोलेंगे ना वेरियस मीन्स, तो वेरियस मीन्स को हम क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे, फिर हम इसको सिंगुलर ट्रीट नहीं करेंगे। इसी तरह इनिंग्स को हमने क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है। लेकिन जब आप इसके साथ प्लूरल
कोई क्वांटिफायर प्लूरल प्रोनाउन लिख देंगे तो फिर आप इसको बेटे क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल लिखेंगे। असल में ये जो आपके पास ग्रुप 5 है ना, ग्रुप 5 में आप कहने को तो हम कह देते हैं कि ये डिसेप्टिव नाउन है, दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन असल में ये सिंगुलर होते हैं। लेकिन बेसिकली इन सारे वर्ड्स में हमारे पास क्या होता है, एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है। और आज तक अच्छी बात यह है कि आज तक इनमें से गालबन कभी कोई वर्ड आपके पास पेपर में नहीं आया। हाँ, सिर्फ ये याद रखिएगा कि ये जितनी बीमारियों के नाम होते हैं ना, जैसे आपके पास मीजल्स है, मम्स है, एड्स है, तो ये दिखने में एस के साथ खत्म होते हैं। या गेमों के नाम है, जैसे आपके पास बिलियर्ड्स है, या आपके पास एक और नाम होता है डॉट्स, वो जो निशाना लगाते हैं ना जिसके ऊपर वो सुई सी होती है, नीडल सी होती है, आपके पास एक बोर्ड सा लगा होता है सर्कल का, उसके ऊपर डिफरेंट नंबर लिखे हुए होता है, हम उसको मारते हैं और उसके ऊपर उस अपने रिक्वायर्ड नंबर के ऊपर फेंकते हैं। तो ये हम इसको हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे, चाहे ये एस के साथ लिखे होते हैं। अदरवाइज आप इनको थोड़ा सा कैजुअली लीजिएगा, इनको इतना गौर करने की और इनको इतना सर पर सवार करने की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हमारे पास ग्रुप 6, बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है हमारे पास हेयर का। और हेयर का वर्ड वो वाहिद वर्ड है जो इंग्लिश में 5 तरह से ट्रीट किया जाता है। वैसे ये सेंटेंस में क्या होता है, ये सेंटेंस में 2 तरह से ट्रीट होता है। 2 तरह से ट्रीट कैसे होगा, ये सेंटेंस में ट्रीट होता है बेटे अनकाउंटेबल की सूरत में। ये हेयर वो वाहिद इंग्लिश का नाउन है, वो वाहिद वर्ड है इंग्लिश का एकेडमिकली आपके लेवल तक जो सेंटेंस में काउंटेबल के तौर पर भी ट्रीट होता है और अनकाउंटेबल के तौर पर भी ट्रीट होता है। ठीक है, जब आपके सेंटेंस में जस्ट वर्ड हेयर लिखा हुआ हो, इससे पहले कोई क्वांटिफायर नहीं लिखा हुआ, इससे पहले कोई 2 3 4 5 मैनी फ्यू नहीं लिखा हुआ, तो आपने इसको क्या ट्रीट करना है, अनकाउंटेबल ट्रीट करना है। आपने काउंटेबल इनको किस किस सिचुएशन में करना है, देखें नंबर 1 आप इसको काउंटेबल कंसिडर करेंगे। नंबर 1 कैसे, कब करेंगे, जब इससे पहले कोई प्लूरल क्वांटिफायर लिखा होगा। इससे पहले क्या लिखा होगा, प्लूरल क्वांटिफायर। अगर हेयर से पहले कोई प्लूरल क्वांटिफायर लिखा हुआ है तो फिर आपने हेयर की जगह पर बेटे क्या लिखना है, हेयर्स लिखना है। आपने इसके साथ एस का एडिशन करना है और आपने इसको किसके तौर पर ट्रीट करना है, प्लूरल के तौर पर। वैसे अगर जस्ट वर्ड हेयर लिखा हुआ है ना आपके पास, इससे पहले कोई क्वांटिफायर नहीं लिखा हुआ, तो फिर आपने कभी भी इसके साथ एस का एडिशन नहीं करना और आपने इसको किसके तौर पर ट्रीट करना है, सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करना है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, हर हेयर, यहां पर हमारे पास कोई प्लूरल नहीं है, हिज ब्लैक हेयर। बोलने में शायद ऐसा लगेगा कि हमें इसको प्लूरल बनाना चाहिए, लेकिन हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखना है, हमने अपने उर्दू की ट्रांसलेशन को और अपनी सेंस को नहीं देखना। तो यहां पर चूंकि इससे पहले कोई क्वांटिफायर नहीं है, तो ना तो हम इसके साथ एस का एडिशन करेंगे और ना ही हम इसको प्लूरल ट्रीट करेंगे, बल्कि हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। लेकिन यहां पे देखिएगा हेयर से पहले क्या लिखा हुआ है, 2। यहां पर हेयर से पहले क्या लिखा हुआ है, सेवरल ग्रे। तो जब यहां पर प्लूरल क्वांटिफायर लिखा हुआ है तो हम हेयर के साथ क्या करेंगे, एस का एडिशन भी करेंगे, और जब हमने इसको सब्जेक्ट के तौर पर यूज करना है तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब भी यूज करेंगे। उसके बाद दूसरी पोजीशन, जब हम इसको काउंटेबल नाउन के तौर पर ट्रीट करते हैं, याद रखिएगा, वो है हमारे पास जब हम किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के हेयर की बात करते हैं। जब हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के हेयर की बात करते हैं। जब आप किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के हेयर की बात करेंगे ना, तो देन आप अगेन हेयर नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, हेयर्स, और उसको किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, प्लूरल के तौर पर ट्रीट करेंगे। जैसे देखिए हम बोलते हैं द हेयर्स ऑफ हर आर्म। हम यहाँ पे सर के बालों की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बाजू पर मौजूद बालों की बात कर रहे हैं। द हेयर्स ऑफ हर आई लैशेज, इसके आई लैशेज के जो बाल हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने इसको किसके साथ लिखा है, एस के साथ, और हम इनको ट्रीट भी बेटे किसके तौर पर करेंगे, हम इनको ट्रीट भी प्लूरल के तौर पर करेंगे। उसके बाद नंबर 3 पर आपने याद रखना है, नंबर 3 जो हमारे पास सिचुएशन बनती है जब हम कोई भी लूज हेयर की बात करेंगे। लूज हेयर्स का मतलब क्या है, जब भी हम कहीं पर गिरे हुए, सर से टूटे हुए बालों की बात करेंगे तो हम इसको एस के साथ लिखेंगे और इसको ट्रीट भी किसके साथ करेंगे, प्लूरल के साथ, प्लूरल के तौर पर। जैसे देखें हेयर ऑन द काउच नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हेयर्स ऑन द काउच, क्योंकि हम यहाँ पर कौन से बालों की बात कर रहे हैं, जो काउच पर पड़े हुए हैं, पाव गिरे हुए हैं, काउच पर गिरे हुए पड़े हुए हैं, तो लूज हेयर की बात हो रही है। इसी तरह कहता है हेयर ऑन हिज शर्ट, जब हम उसके शर्ट पर गिरे हुए बालों की बात कर रहे हैं, हेयर इन द कॉम,
कंघी में जैसे होता है ना, हमारी माएँ होती, बहनें होती हैं, बेटियां होती, तो वो क्या करती हैं, जब कंघी करती तो उनके बाल टूटते हैं डेफिनेटली खवातीन के, तो वो क्या होता है, कंघी में जो बाल फंस जाते हैं ना, तो अटक जाते हैं, तो आप उसको हेयर इन द कम नहीं बोलेंगे, आप उनको क्या बोलेंगे, हेयर्स इन द कम। जब भी आप लूज हेयर की बात करेंगे तो आप उसको किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, प्लूरल के तौर पर ट्रीट करेंगे। और हेयर के लिए फोर्थ पोजीशन आपने फोर्थ रूल याद रखना है। जब जब भी आप जानवरों के बालों की बात करेंगे ना, तो हम इनको किसके तौर पर ट्रीट करते हैं, प्लूरल के तौर पर ट्रीट करते हैं। जैसे हम बोलते हैं हॉर्स हेयर्स, जैसे हम बोलते हैं रैबिट हेयर्स, जैसे हम बोलते हैं एनिमल हेयर्स। तो ये याद रखिएगा कि हेयर हमारे पास वो वाहिद नाउन है इंग्लिश में जिसको हम काउंटेबल भी कंसिडर करते हैं और अनकाउंटेबल भी। काउंटेबल तब होता है जब हम इससे पहले प्लूरल क्वांटिफाइड लगाते हैं। काउंटेबल तब होता है जब हम किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट की बात करते हैं। काउंटेबल तब होता है जब हम लूज हेयर की बात करते हैं, या काउंटेबल तब होता है जब हम एनिमल के बालों की बात करते हैं। और ऐसी सारी सिचुएशन में हम इनके साथ एस का एडिशन करेंगे और हम इनके साथ हेयर को किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, प्लूरल के तौर पर ट्रीट करेंगे। लेकिन जब आपके सेंटेंस में जस्ट वर्ड हेयर लिखा हुआ है, इससे पहले कोई क्वांटिफायर नहीं है, लूज हेयर नहीं है, किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के हेयर नहीं है, तो देन आपने याद रखना है, आपने इसको अनकाउंटेबल कंसीडर करना है, आपने इसके साथ एस का एडिशन नहीं करना और आपने इसको ट्रीट किसके तौर पर करना है बेटे, सिंगुलर के तौर पर। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है एक नाउन के लिए जो कि हमारे पास क्या है, हेयर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कलेक्टिव नाउन। मैंने आपको पहले बोला था कि कलेक्टिव नाउन हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्या है, एक रूल है जो हमें करना है। देखें, कलेक्टिव नाउन हम किसको बोलते हैं, जब एक सिंगल वर्ड रिप्रेजेंट करता है पूरे ग्रुप को, रिप्रेजेंट करता है पूरी क्लास को, रिप्रेजेंट करता है पूरी फैमिली को, तो देन हम बेटे उसको क्या बोलते हैं, देन हम उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। बहुत सारे कलेक्टिव नाउन आप पढ़कर आते हैं, जैसे हम कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं टीम, हम कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं फैमिली, हम कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं आर्मी। ठीक है, आप ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन क्या करते हैं, पढ़कर आते हैं। आप कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं क्लास, आप कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं स्टार्स के लिए क्लस्टर का, आप फूलों के लिए क्या पढ़ते हैं, बंच, बल्कि कीज के लिए भी क्या होता है, बंच होता है। आप जजेस के लिए क्या पढ़ते हैं, ज्यूरी। ऐसे होता है ना, बहुत सारे कलेक्टिव नाउन को पढ़ते हैं। जब एक सिंगल नाउन पूरे ग्रुप को, पूरी क्लास को, पूरे फैमिली को रिप्रेजेंट करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन के बारे में याद रखिएगा कि कलेक्टिव नाउन कैन बी सिंगुलर एंड कलेक्टिव नाउन कैन बी प्लूरल। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और कलेक्टिव नाउन प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर कब होगा, जब सब लोग, जितने भी लोग उस कलेक्टिव नाउन में शामिल हैं, वो सारे के सारे लोग एक बात पर अग्री करेंगे, वो सारे के सारे लोग एक बात पर यूनाइटेड होंगे, वो सारे के सारे लोग एक यूनिट के तौर पर काम करेंगे, तो देन हम उनको क्या बोलेंगे कि हमारा कलेक्टिव नाउन क्या है, सिंगुलर है। लेकिन अगर सब के सब क्या करते हैं, डिसअग्री करते हैं, एक दूसरे के साथ अग्री नहीं करते, अगर यूनाइटेड होने की बजाय क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या है, डिवाइडेड हैं, अगर एक यूनिट के तौर पर काम करने की बजाय वो डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, वो डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो फिर आपने याद रखना है आपका कलेक्टिव नाउन बेटे क्या होगा, प्लूरल होगा। कलेक्टिव नाउन कैन बी सिंगुलर एंड कलेक्टिव नाउन कैन बी प्लूरल, इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस। अगर आपके सेंटेंस में आपका कलेक्टिव नाउन अग्रीमेंट में है, यूनाइटेड है, एक यूनिट के तौर पर काम कर रहा है, तो फिर आप उसको क्या बोलेंगे कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होगा। और अगर आपका कलेक्टिव नाउन अगर डिसएग्रीमेंट में है, डिवाइडेड है, डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट एक्शन है, तो फिर हम बेटे उसको किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, फिर हम इसको प्लूरल के तौर पर ट्रीट करेंगे। आप एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको बात बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी जल्दी से समझ में आ जाएगी। जैसे देखिए, हमारे पास कलेक्टिव नाउन है टीम। अब टीम इज भी है और टीम आर भी है, डिपेंड करता है सेंटेंस पे। टीम इज प्लेइंग वेरी वेल। अब यहां पर जो बात हो रही है ना, वो पूरी की पूरी टीम की हो रही है, पूरी की पूरी टीम को एक यूनिट के तौर पर कंसीडर किया जा रहा है, इसलिए हमने टीम को किसके तौर पर लिखा, सिंगुलर के तौर पर लिखा। लेकिन यहां पे देखिएगा, द टीम आर वेयरिंग डिफरेंट यूनिफॉर्म। अब क्या कर रहे हैं, हर टीम ने क्या किया हुआ है,
हर टीम के हर मेंबर ने क्या किया हुआ है, डिफरेंट यूनिफॉर्म पहना हुआ है। जब डिफरेंट यूनिफॉर्म हर एक ने पहना हुआ है ना, तो फिर हम टीम इज नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, टीम आर लिखेंगे, क्योंकि हम इंडिविजुअली सबकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप यहां पर देखेंगे जूरी हैज है और यहां पर क्या है, जूरी वर है। यहां पर जूरी को सिंगुलर ट्रीट किया गया है, वहां पर प्लूरल ट्रीट किया गया है। कहता है जी द जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन। वैसे तो हमें प्रोनाउन भी ये बता रहा है कि हमने अपने कलेक्टिव नाउन को किसके तौर पर ट्रीट करना है, सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करना है। वैसे भी अगर एक डिसीजन आया है तो इसका मतलब है कि सारे एक दूसरे के साथ क्या है, अग्री करते हैं। लेकिन हम जैसे डिवाइडेड का वर्ड बोलते हैं ना कि द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, वो अपने ओपिनियन में क्या है, डिवाइडेड है। और वैसे भी देयर का प्रोनाउन भी हमें बताता है कि हमने इस जूरी को किसके तौर पर ट्रीट करना है, प्लूरल के तौर पर ट्रीट करना है। इसके बाद देखिएगा हमारे पास है फैमिली लिव्स इन लाहौर। इसका मतलब पूरी की पूरी फैमिली यूनाइटेड है और एक जगह पर इकट्ठी है, यूनिट के तौर पर अग्रीमेंट के साथ एक जगह पर रह रही है। लेकिन अगर हम बोलेंगे द फैमिली आर आर्ग्यूइंग, जब आप आर्ग्यू का मतलब बोलते हैं ना, तो आर्ग्यू का वर्ड हम बोलते ही जब तब है when we have different opinions, जब हमारे ओपिनियन डिफरेंट होते हैं, जब हम डिवाइडेड होते हैं। तो इस वजह से हम फैमिली को किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, प्लूरल के तौर पर ट्रीट करेंगे। इसी तरह जब अग्री करेंगे तो हम कमेटी को क्या लिखेंगे, सिंगुलर। और जब डिफरेंट सजेशन होगा तो हम कमेटी को क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल। ऑडियंस जब एक यूनिट के तौर पर काम करेगी तो हम उसको क्या करेंगे, सिंगुलर। द ऑडियंस वाज वेरी क्वाइट। लेकिन अगर हम बोलेंगे द ऑडियंस वर टेकिंग देयर सीट्स वन बाय वन, अब यहां पर टेकिंग देयर सीट्स वन बाय वन हमें क्या बताता है कि हर बंदा अपनी सीट ले रहा है। और वैसे भी देयर का प्रोनाउन भी आ गया, तो इसलिए हमें पता चलता है कि हमने ऑडियंस को सिंगुलर ट्रीट नहीं करना बल्कि प्लूरल ट्रीट करना है। तो याद रखिएगा बेटे, कलेक्टिव नाउन हमारा वो नाउन होता है जब एक नाउन पूरे ग्रुप को, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। collective noun can be singular and collective noun can be plural। तो अगर यूनाइटेड हैं, अग्री हैं, एक यूनिट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो फिर हम इसको किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, सिंगुलर के तौर पर। और एक और वर्ड लिख लीजिएगा, एक और वर्ड हमारे पास लिखा जाता है यूनैनिमस। यूनैनिमस का मतलब क्या होता है कि सब लोगों का एक राय होता है, सब एक बात पर मुत्तफिक होता है। तो ऐसी सूरत में हम इसे क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। और अगर डिसएग्रीमेंट में है, डिवाइडेड है, डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट सजेशंस है, तो देन हम इसको बेटे क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल। और एग्जांपल आपके सामने। उसके बाद हमारे पास है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन को वैसे जब हम इंग्लिश में डिफाइन करते हैं तो हम कंपाउंड नाउन को कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा, when two और more than two, जब दो या दो से ज्यादा नाउन मिलकर एक सिंगल नाउन बनाते हैं तो देन हम उसे बेटे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जैसे हमने पहले भी एग्जांपल्स दी थी, हमारे पास न्यूज़पेपर है, हमारे पास फुटबॉल है, हमारे पास एयर कंडीशनर है, हमारे पास नोटबुक है, हमारे पास बॉल पेन है। अब जितनी चीजें हैं हमारे पास सारी की सारी हम उनको क्या बोलेंगे, कंपाउंड नाउन बोलेंगे। अच्छा अब देखें सेंटेंस में हम क्या करते हैं, आप याद रखेंगे, हम सेंटेंस में कंपाउंड नाउन को दो तरह से ट्रीट करते हैं। एक तो हम कंपाउंड नाउन को ट्रीट करते हैं किसके तौर पर, हम इसे ट्रीट करते हैं नाउन के तौर पर। और एक हम बेटे इसको ट्रीट करते हैं किसके तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर। कंपाउंड नाउन को हम अपनी आसानी के लिए दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, कंपाउंड नाउन एज अ नाउन और कंपाउंड नाउन एज एन एडजेक्टिव। अब देखें जब आप एडजेक्टिव के तौर पर इसको ट्रीट करेंगे ना, तो ये जो जितने एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हुए हैं ना, अगर आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बिलीव में ये एडजेक्टिव वाला पार्ट आपके पास क्लियर हो जाता है। जैसे देखिएगा हम वन बाय वन करके सारे सेंटेंसेस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा, ही गेव मी 5000 रुपी नोट। अब आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर हमारे पास जो नाउन दिया गया है ना, वो क्या दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है। और जो बाकी सारा कुछ लिखा हुआ है ना, 5000 रुपी, ये हमारे पास कंपाउंड नाउन को किसके तौर पर ट्रीट किया गया है, एडजेक्टिव के तौर पर ट्रीट किया गया है। उसने मुझे 5000 रुपए नहीं दिए हैं, उसने मुझे एक नोट दिया है जिसकी वैल्यू 5000 रुपए है। आप जरा इस सेंटेंस को अगर समझ जाते हैं ना, तो बिलीव में आपको कंपाउंड नाउन एज एन एडजेक्टिव समझ में आ जाता है। जैसे देखिए मैं आपको एक और सेंटेंस बता देता हूं। मैं बोलता हूं आई बॉट 5 गियर्स बाईसाइकिल। अब देखिए मैंने एक्चुअल में 5 गियर्स नहीं खरीदे, मैंने एक बाईसाइकिल खरीदी है जिसमें गियर कितने लगे हुए हैं, 5 गियर लगे हुए हैं।
इसी तरह जैसे मैं बोलता हूं ही हैज 100 पेजेस डायरी, उसके पास 100 पेजेस नहीं है बल्कि उसके पास एक डायरी है जिसमें पेजेस कितने हैं, 100 हैं। जब आप नाउन लिखते हैं और आप अपने कंपाउंड नाउन को एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 5000 रुपये लिखा, हमने 5 गियर लिखा, 100 पेजेस लिखा, तो ऐसी सूरत में हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में हम कंपाउंड नाउन को एडजेक्टिव के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। तो यहां पर आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1 आपने ख्याल रखना है कि आप कंपाउंड नाउन को जब एडजेक्टिव के तौर पर ट्रीट करेंगे तो आपने इनमें से किसी एक वर्ड को प्लूरल नहीं बनाना है। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं ना 5000 रुपी, तो आपने यहां पे थाउजेंड्स नहीं लिखना, आपने 5 गियर्स नहीं लिखना, आपने 100 पेजेस नहीं लिखना, बल्कि आपने क्या लिखना है, 5000 रुपी नोट। आपने तीनों वर्ड्स को बेटे क्या बनाना है, सिंगुलर बनाना है। आप इस तरह भी नहीं लिख सकते 5000 रुपीज नोट, आप रुपीज के साथ भी इसका एडिशन नहीं करेंगे। आप 5 गियर्स बाईसाइकिल नहीं बोलेंगे बल्कि आप क्या बोलेंगे, 5 गियर बाईसाइकिल। आप 100 पेजेस डायरी नहीं बोलेंगे बल्कि आप क्या बोलेंगे, 100 पेज डायरी बोलेंगे। और इसके साथ दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि आपने इंडेफिनेट आर्टिकल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, चाहे आपका कंपाउंड नाउन जितना भी हो। आपने याद रखना है कि जब आपका नाउन 3 कंडीशंस को पूरा कर रहा होता है ना, आपका नाउन कॉमन हो, आपका नाउन कॉमन होने के साथ साथ क्या हो, काउंटेबल हो, और आपका नाउन काउंटेबल होने के साथ साथ बेटे क्या हो, सिंगुलर हो। अगर आपका नाउन ये 3 कंडीशंस को पूरा कर रहा है तो आपने याद रखना है आप उस नाउन से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल लिखते हैं, यानी कि ए और एन लिखते हैं। जैसे यहां पर आप देखेंगे नोट, नोट को आप जरा देखिएगा, ये कॉमन भी है, ये काउंटेबल भी है, ये सिंगुलर भी है। इसी तरह बाईसाइकिल को देखिएगा, बाईसाइकिल कॉमन भी है, काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है। इसी तरह डायरी को देखिएगा, ये कॉमन भी है, काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है। जब ये तीनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है, इसका मतलब ये एक नाउन हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल के बगैर नहीं लिखा जाएगा। तो हम इसको इनडेफिनेट आर्टिकल जब तक नहीं लिखेंगे तब तक हमारा सेंटेंस मुकम्मल नहीं होगा। तो टेक्निकली जब आप सेकंड सेंटेंस देखते हैं तो हम बोलते हैं ही गेव मी 5000 रुपीज, तो आप किसी भी एक वर्ड के साथ एस का एडिशन नहीं कर सकते। यहाँ पे रुपीज की जगह पर क्या होगा, रुपी होगा। अब हमने 5 भी ठीक कर लिया, 1000 भी ठीक कर लिया, रुपी भी ठीक कर लिया, तो फिर भी इस सेंटेंस में गलती क्या है कि हम अपना जब नाउन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये नाउन हमारी तीनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है। ये कॉमन भी है, ये काउंटेबल भी है और ये सिंगुलर भी है। जब ये तीनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है तो जब तक हम इसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखेंगे तब तक हमारी बात मुकम्मल नहीं होगी, सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। हमारा सेंटेंस बेटे चलेगा ही गेव मी आ 5000 रुपी नोट, उसने मुझे एक नोट दिया है जिसकी कीमत कितनी है, 5000 रुपए है। बिल्कुल इसी तरह आई बॉट 5 गियर बाईसाइकिल नहीं होगा बल्कि क्या होगा, आई बॉट आ 5 गियर बाईसाइकिल। 5 गियर किसको मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव के तौर पर, बाईसाइकिल को, और ए का वर्ड हम किसके लिए लिखेंगे, बाईसाइकिल के लिए। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं बोलता हूं ही हैज 100 पेज, तो फिर मैं 100 पेज नहीं लिखूंगा, फिर मैं क्या लिखूंगा, 100 पेजेस लिखूंगा। ये बिल्कुल इसी तरह ही होगा जिस तरह फर्ज करें अगर मैं बोलता हूं ही गेव मी, एक छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं बोलता हूं सेंटेंस है ही गेव मी 5 रुपी या 5 रुपीज। तो जब मैं यहां पर रुपी को क्या कर रहा हूं, नाउन बना रहा हूं ना, और 5 को एडजेक्टिव बना रहा हूं, तो फिर यहां पर मुझे रुपी ही लिखना है, फिर मैं रुपीज नहीं लिखूंगा। ये याद रखिएगा। जैसे यहां पर ही हैज 100 पेज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ही हैज 100 पेजेस होगा। और जब आप 100 पेज डायरी लिख रहे हैं तो जब तक आप डायरी को इंडेफिनेट आर्टिकल के साथ नहीं लिखेंगे तब तक आपका नाउन, आपका सेंटेंस मुकम्मल नहीं होगा। तो ये 2 बातें आपने याद रखनी है। जब आप कंपाउंड नाउन को एडजेक्टिव के तौर पर ट्रीट करते हैं तो इसके साथ आपने कोई भी एडजेक्टिव, कोई भी नाउन को प्लूरल नहीं बनाना, और आपने इंडेफिनेट आर्टिकल का, मैं यहाँ पर सॉरी इंडेफिनेट एडजेक्टिव लिख गया, आपने इंडेफिनेट आर्टिकल का खास तौर पर ख्याल रखना है। अगर आपका नाउन कॉमन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो आपने अपने नाउन से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल लाजमी लिखना है। जब तक आप सेंटेंस में इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखेंगे
तब तक आपका सेंटेंस मुकम्मल नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है जी हमारे पास कंपाउंड नाउन एज अ नाउन। अब हम यहाँ पर कंपाउंड नाउन को किसके तौर पर ट्रीट कर रहे हैं? नाउन के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। और जब हम नाउन के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं ना, तो याद रखिएगा कंपाउंड नाउन कैन बी सिंगुलर और कंपाउंड नाउन कैन बी प्लूरल। ये सेंटेंसेस आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ कर आते हैं। जब आप कंपाउंड नाउन पढ़ते हैं और वो सिंगुलर आइटम के तौर पर, सिंगुलर स्टैंडर्ड के तौर पर, सिंगुलर यूनिट के तौर पर लिखा गया होता है ना, तो हम उसको किसके तौर पर ट्रीट करते हैं? सिंगुलर के तौर पर। अगर वो किसके तौर पर लिखा गया है? यूनिट के तौर पर। अगर वो किसके तौर पर लिखा गया है? स्टैंडर्ड के तौर पर। या अगर हमारे पास सेंटेंस में क्या यूज किया गया है? इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन यूज किया गया है, तो ये वाजिया तौर पर हमारे पास कीवर्ड होता है कि हमारा नाउन किसके तौर पर ट्रीट किया जा रहा है? सिंगुलर के तौर पे। जैसे देखिएगा फर्स्ट सेंटेंस में है 5 years डैश अ लॉन्ग पीरियड। अब यहाँ पर इंडेफिनेट आर्टिकल खुद बता रहा है कि आपने आपके सब्जेक्ट को किसके तौर पर ट्रीट करना है? सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करना है। और यहाँ पर याद रखिएगा ये 5 year नहीं आपने लिखना, यहाँ पर आपने 5 years ही लिखना है। इसी तरह जैसे देखेंगे 5 years हैव पास्ड क्विकली, कहता 5 साल बड़ी जल्दी से गुजर गई। वहां पर था कि 5 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है, इसलिए हमने उसको क्या ट्रीट किया? सिंगुलर। लेकिन यहां पर कहता है 5 साल बड़ी जल्दी से गुजर गए, तो आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर हम 5 years को किसके तौर पर ट्रीट करेंगे? प्लूरल के तौर पर ट्रीट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह हम कहते हैं 10 minutes डैश इनफ फॉर दिस टेस्ट। इस टेस्ट के लिए कितना टाइम काफी है? इस टेस्ट के लिए 10 मिनट का टाइम काफी है। तो जब आप बोलेंगे ना 10 मिनट का टाइम काफी है, तो इसका मतलब आप 10 मिनट्स को किसके तौर पर ट्रीट करेंगे? सिंगुलर के तौर पे। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि 10 minutes डैश वेस्टेड इन आर्ग्यूमेंट्स, के आर्ग्यूमेंट्स में कितने मिनट्स जाया कर दिए गए? 10 मिनट जाया कर दिए गए हैं, तो ऐसी सूरत में हम 10 मिनट्स को किसके तौर पर ट्रीट करेंगे? प्लूरल के तौर पर। अब ये जो मैं आपको रूल बता रहा हूं ना, कंपाउंड नाउन को सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करना है या प्लूरल के तौर पर ट्रीट करना है, तो बात फिर मेरी वही है। हम इनडायरेक्टली तो क्या कर रहे हैं? हम नाउन पढ़ रहे हैं और पीएमडीसी के सिलेबस में वाज़ेह तौर पर नाउन तो कहीं लिखा ही नहीं गया कि कहा गया आपको पढ़ने के लिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब से हमने नाउन स्टार्ट किया हुआ है, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, वहां से यहां तक सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि कौन सा नाउन कब सिंगुलर होगा और कौन सा नाउन कब प्लूरल होगा, कौन से नाउन के साथ हमने कब सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लिखना है और कौन से नाउन के साथ हमने कब प्लूरल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो बात ही ये कर रहे हैं हम सारी की सारी। इसका मतलब हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ही पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा ये जितने सारे रूल्स हैं, अब देखिए फर्ज करें अगर यही सारे रूल्स मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की हेडिंग के नीचे पढ़ा दूं, और आपको क्या पता चलेगा कि मैं आपको नाउन पढ़ा रहा हूं या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ा रहा हूं? तो जब से हमने नाउन स्टार्ट किया है, बल्कि जब से हमने वर्ब स्टार्ट किया है, एक्चुअल में हम पढ़ क्या रहे हैं? हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिएगा $100। आप देखिए पहली बात तो यह है कि आप $100 जब लिखेंगे और आगे आप इंडेफिनिट आर्टिकल लिखेंगे, तो आपके पास क्या आएगा कि आपने इसको किसके तौर पर ट्रीट करना है? सिंगुलर के तौर पर। लेकिन जब आप लिखेंगे ना 100 रुपीज डैश लेइंग ऑन द टेबल, मैं कहता हूं जी टेबल पे 100 रुपए पड़े हुए हैं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। मैं इस सेंटेंस को दो तरह से बोल सकता हूं, इसको मैं स्टार कर रहा हूं। मैं सेंटेंस को दो तरह से बोल सकता हूं। मैं बोलता हूं कि मेज के ऊपर एक 100 रुपए का नोट पड़ा हुआ है, तो फिर मैं क्या बोलूंगा? 100 रुपी नोट इज लेइंग। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ना कि मेज पर 100 रुपए बिखरे पड़े हैं, 100 रुपए पड़े हुए हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है? मैं इसको सिंगुलर के तौर पर ट्रीट नहीं करूंगा, फिर इसको मैं किसके तौर पर ट्रीट करूंगा? प्लूरल के तौर पे। ये जो रूल है ये टोटली डिपेंड करता है आपके आईक्यू पे, आपकी इंटेलिजेंस पे, आपकी ट्रांसलेशन पे, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे। आपने सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है, सेंटेंस को अच्छे से समझना है, और देन आपने डिसाइड करना है कि आपने इसको सिंगुलर ट्रीट करना है या प्लूरल ट्रीट करना है। इसके बाद जैसे देखिएगा 50 रुपीज डैश नॉट इनफ फॉर लंच, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा इस सेंटेंस को। या इसी तरह का सेंटेंस दिया जाता है कि 50 रुपीज डैश नॉट अ गुड प्राइस, नॉट अ गुड प्राइस। ठीक है, ये मैं आपको पास्ट पेपर का सेंटेंस लिखवा रहा हूं। जिस साल में एमडी कैट ऑनलाइन हुआ था ना गालबन 2020 के ईयर में, तो आपके पास ये सेंटेंस पेपर में आया था कि 50 रुपीज डैश नॉट अ गुड प्राइस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 50 रुपीज एक अच्छी कीमत नहीं है, तो हम 50 रुपीज
आर नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे 50 रुपीज इज। इसी तरह आप जब बोलेंगे $50 डैश मिसिंग फ्रॉम माई वॉलेट, मेरे वॉलेट से कितने पैसे गायब हैं, मेरे वॉलेट से $50 गायब हैं, तो मैं यहाँ पर $50 इज मिसिंग नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा $50 आर मिसिंग। तो आपने याद रखना है, आप कंपाउंड नाउन को सिंगुलर भी ट्रीट करते हैं और प्लूरल भी ट्रीट करते हैं, ये टोटल डिपेंड करता है आपके सेंटेंस पर। अगर ये यूनिट, स्टैंडर्ड या इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ लिखा हुआ है तो आप इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, अदरवाइज बेटे आप इसको क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। उसके बाद कंपाउंड नाउन को जब हम नाउन के तौर पर ट्रीट कर रहे होते हैं ना, तो आपने इनकी दो बातें ज़हन में रखनी है, आपने इसके दो रूल ज़हन में रखने हैं। नंबर 1, आपने नंबर के रिगार्डिंग इसका एक रूल याद रखना है कि आपने इसका प्लूरल कैसे बनाना है, ठीक है। और नंबर 2, आपने पोजेशन के लिए इसका एक रूल याद रखना है कि आपने इसका पोजेसिव केस कैसे बनाना, यानी कि आपने इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस कैसे यूज करनी है। ये दो रूल्स आप ज़हन में रखिएगा, ठीक है। नंबर 1 रूल देखें, अगर आपने इनका प्लूरल बनाना है तो आप याद रखिएगा कि इनका प्लूरल बनाने के लिए हम कंपाउंड नाउन के प्रिंसिपल वर्ड के साथ, जो इसका मेन वर्ड होता है ना, उसके साथ क्या करते हैं, एस का एडिशन करते हैं। जैसे देखिए मदर इन लॉ में प्रिंसिपल वर्ड क्या है, मदर, तो हम एस का एडिशन किसके साथ कर रहे हैं, मदर्स के साथ। कमांडर इन चीफ में हमारा प्रिंसिपल वर्ड क्या है, कमांडर, तो हम इसका एस प्लूरल बनाने के लिए एस का एडिशन किसके साथ करेंगे, कमांडर्स के साथ। इसी तरह पासर बाय के साथ मेन वर्ड क्या है, प्रिंसिपल वर्ड हमारे पास क्या है, पासर, तो इसलिए हम इसका प्लूरल क्या बनाया, पासर्स बाय। फिर हमारे पास सेकंड तरह का कंपाउंड होता है जो कि वर्ब से बनाया जाता है। तो वर्ब से जब हम इसका बनाएंगे ना, जब हम वर्ब के साथ कंपाउंड बनाते हैं और हमने इसका प्लूरल बनाना है, तो आपने याद रखना है, आपने प्रेपोजिशन के साथ एस का एडिशन करना है। आपने किसके साथ एस का एडिशन करना है, प्रेपोजिशन के साथ। जैसे टेक ऑफ का प्लूरल क्या होगा, टेक ऑफ। चेकअप का प्लूरल क्या होगा, चेकअप्स। ब्रेक इन का प्लूरल क्या होगा, ब्रेक इन्स। जब आप वर्ब के साथ कंपाउंड करते हैं तो आपने जो प्लूरल बनाने के लिए इसका एडिशन करना है वो बेटे किसके साथ करना है, प्रेपोजिशन के साथ। फिर आप यहां पर याद रखिएगा जो मेन वर्ड होगा आपके पास, आप सेकंड वर्ड के साथ उसका क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जैसे नोटबुक का प्लूरल हम क्या बनाएंगे, नोटबुक्स। इसी तरह टूथब्रश का प्लूरल क्या बनेगा, टूथब्रशेस। और बेडरूम का प्लूरल हमारे पास क्या बनेगा, बेडरूम्स बनेगा। उसके बाद जैसे हमारे पास है फर्नीचर सेट और कोर्ट मार्शल, तो यहां पर भी हम प्रिंसिपल वर्ड पे रहेंगे। हम असल में फर्नीचर की बात नहीं कर रहे, हम असल में किसकी बात कर रहे हैं, सेट की, तो सेट का प्लूरल हम बना देंगे सेट्स। इसी तरह हम कोर्ट मार्शल की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कोर्ट की, तो हम क्या बना देंगे, कोर्ट्स मार्शल। तो ये 4 वेरिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि जिस सूरत में हम अपने कंपाउंड नाउन का बेटे क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। ये चारों बातें आपने याद रखनी है। मैंने अभी आपको क्या कहा कि कंपाउंड नाउन को जब हम नाउन के तौर पर देखते हैं तो इसके बारे में हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए कि नंबर के हिसाब से जब हमने इसका प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाना है, और नंबर 2 जब हमने इसकी पोजेशन बतानी है तो हमने इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस कहां पे लगानी है। जैसे देखिएगा एपोस्ट्रोफी एस हमने कहां पर लगानी है, अगर तो हम कोई रिलेशन की बात कर रहे हैं, कोई डेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं, तो फिर आपने याद रखना है, फिर हमने क्या करना है, अगर डेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं तो फिर हमने बेटे क्या करना है, हमने इसके एंड पर क्या करना है, एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। जैसे मदर इन लॉ का जब हमने प्लूरल बनाया था ना, तो हमने एस का एडिशन मदर के साथ किया था, लेकिन जब हम इसका पोजेसिव केस बनाएंगे तो एपोस्ट्रोफी एस एंड पे आएगा। इसी तरह कमांडर इन चीफ का जब प्लूरल बनाया था, कमांडर्स इन चीफ बनाया था, लेकिन यहां पर एपोस्ट्रोफी एस कहां पर आएगा, बाद में आएगा। इसी तरह ब्रदर इन लॉ का प्लूरल ब्रदर्स इन लॉ होगा, लेकिन एपोस्ट्रोफी के लिए हमने एपोस्ट्रोफी एस कहां पर लिखना है, बाद में लिखना है। उसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है हमारे पास, 2, 3, 4 दफा पेपर में आ चुका है, आपने याद रखना है। जब भी आप लिख रहे होंगे तो आपने 2 अरेंजमेंट्स याद रखनी है। एक अरेंजमेंट क्या है, क्या बोलते हैं, ए एंड बीज कार। जब आप एपोस्ट्रोफी सेकंड वन के साथ लिखेंगे या लास्ट वन के साथ लिखने का मतलब ये है कि आपके पास जितने भी 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी लिखे जाए ना, तो ये सबके साथ, सबके लास्ट वाले के साथ आप क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि एक गाड़ी है
और ये सारे लोग उसके क्या है, मालिक हैं। यहाँ पर 2 लोग इस गाड़ी के मालिक हैं और यहाँ पर गाड़ी के मालकान कितने हैं जी, यहाँ पर गाड़ी के 1 2 3 4 मालकान है। ये वाला कॉमन ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखिएगा। और दूसरा तरीकाकार क्या होता है कि आप लिखते हैं ए के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस और बी के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस। तो जब आप सिर्फ एंड वाले के साथ अपोस्ट्रोफी एस लिखते हैं ना, तो इसके साथ लिखा जाने वाला नाउन हमारे पास क्या होना चाहिए, सिंगुलर। हम कंपाउंड पोजेशन बता रहे होते हैं कि एक चीज है और उसके 2 मालकान है, 3 मालकान है, 4 मालकान है, 50 मालकान भी होंगे ना, तो आपने अपोस्ट्रोफी एस सिर्फ लास्ट वाले के साथ लिखना है। और हर बंदे की अगर एक अपनी अपनी अलग-अलग चीज होगी तो फिर आपने अपोस्ट्रोफी एस सबके साथ लिखना है। और ऐसी सूरत में साथ आने वाला जो नाउन होगा ना, आपने उसको बेटे क्या लिखना है, प्लूरल। और उसको ट्रीट भी किसके तौर पर करना है, प्लूरल के तौर पे। जैसे फर्ज करें यहाँ पर अगर मैं अलग-अलग बताना चाहता हूं तो यहाँ पर मैं बोलूंगा एज, बीज, यहाँ पर बोलूंगा सीज और फिर मैं क्या बोलूंगा, डीज। उसके बाद मैं कार नहीं लिखूंगा बल्कि क्या लिखूंगा, कार लिखूंगा। तो ये 2 ही तरीकाकार हैं। या तो आप अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं लास्ट वाले के साथ और साथ सिंगुलर नाउन लिखते हैं, या आप अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं सबके साथ और आप साथ आने वाले नाउन को क्या लिखते हैं बेटे, प्लूरल लिखते हैं। जैसे देखिएगा यहां पर है अली एंड जैन, तो आप देख रहे हैं कि अपोस्ट्रोफी एस सिर्फ किसके साथ लिखा है, सेकंड वन के साथ, यानी कि लास्ट वन के साथ। तो हम इसको किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, सिंगुलर, हम बिजनेस लिखेंगे। फिर हमने अहमद एंड बिलाल, अपोस्ट्रोफी एस किसके साथ लिखा, लास्ट वन के साथ लिखा, तो हमने साथ कार लिखा और इसको ट्रीट भी किसके तौर पर किया, सिंगुलर के तौर पे। लेकिन जब हम लिख रहे हैं ना अली, जैन एंड अहमद, तो हमें अपोस्ट्रोफी एस किसके साथ लगा रहे हैं, आखिर वाले के साथ ही। हम इसके साथ सिंगुलर नाउन लिख रहे हैं और उसको ट्रीट भी किसके तौर पर कर रहे हैं, सिंगुलर के तौर पे। हम सारा, हिना एंड आयशा लिख रहे हैं, तो हमें अपोस्ट्रोफी किसके साथ लिख रहे हैं, लास्ट वाले के साथ। हम इसके साथ सिंगुलर नाउन लिख रहे हैं और इसके साथ हम इसको ट्रीट भी किसके तौर पर करेंगे, सिंगुलर के तौर पे करेंगे। ये 50 नाउन भी होंगे ना, तो तरीकाकार सिर्फ एक ही है कि या तो आपने अपोस्ट्रोफी लिखना है लास्ट वाले के साथ और साथ सिंगुलर नाउन लिखकर उसको सिंगुलर ट्रीट करना है, या आपने अपोस्ट्रोफी लिखना है सबके साथ और आपने इसको प्लूरल नाउन के साथ लिखकर प्लूरल ट्रीट करना है। बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ पे देखिएगा अहमद के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस, बिलाल के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस, तो आपका नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल, और आप इसको ट्रीट भी किसके तौर पर करेंगे, प्लूरल के तौर पे। सारा के साथ अपोस्ट्रोफी एस, हिना के साथ अपोस्ट्रोफी एस, और आप इसके साथ आने वाले नाउन को प्लूरल ट्रीट करेंगे और लिखेंगे भी क्या, प्लूरल लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह अली के साथ, जैन के साथ, अहमद के साथ अपोस्ट्रोफी एस आ गया, तो आपका नाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा और ट्रीट भी क्या किया जाएगा, प्लूरल। इसी तरह उस्मान के साथ, हमजा के साथ, फैसल के साथ अपोस्ट्रोफी एस आ गया। अगर ये 50 नाम और भी होते ना तो सबके साथ अपोस्ट्रोफी एस आ जाता, तो फिर भी हमारा अपार्टमेंट क्या रहता, प्लूरल, और हम इसको ट्रीट किसके तौर पर करते हैं, प्लूरल के तौर पे। तो 2 ही अरेंजमेंट्स हैं जो आपने याद रखनी। पेपर में अक्सर क्या होता है कि पेपर में अक्सर इस तरह दे दिया जाता है, एज एंड बी कार, यानी कि मैं आपको पेपर वाले वेरिएंट बता देता हूं। अब एज एंड बी कार नहीं हो सकता। अगर एक के साथ अपोस्ट्रोफी लगनी है ना, तो वो लास्ट वाले के साथ लगनी है, वो पहले वाले के साथ नहीं लगेगी। और अगर दूसरा वर्जन आपके पास क्या होता है, क्या बोलते हैं, एज एंड बी कार्स। जब आप अपोस्ट्रोफी एक के साथ लगा रहे हैं तो आप अपोस्ट्रोफी है सिर्फ पहले वाले के साथ नहीं लगा सकते, आपने सेकंड वन के साथ लगानी है। नंबर 2 गलती क्या हो सकती है कि आप कार्स नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, कार लिखेंगे। फिर देखिएगा मैं अपोस्ट्रोफी एस ठीक कर देता हूं, मैं बोलता हूं ए एंड बीज। अब यहां पर मैंने अपोस्ट्रोफी एस ठीक कर दी, लेकिन गलती कहां पर आ गई, कार्स पे आ गई। कार्स नहीं होगा बल्कि क्या होगा, कार होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वेरिएंट पेपर में हो सकता है वो हो सकता है एज एंड बीज कार। अब जब मैंने अपोस्ट्रोफी एस दोनों के साथ लिख दी, तो दोनों के साथ जब मैं अपोस्ट्रोफी एस लिखूंगा तो फिर मेरे इसके साथ आने वाला नाउन सिंगुलर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, प्लूरल होगा। तो ये हमारे पास आपने अपोस्ट्रोफी एस के रूल याद रखने हैं कंपाउंड नाउन के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फॉरेन प्लूरल। अब फॉरेन प्लूरल क्या है, याद रखिएगा, ये वो वर्ड्स हैं जो इंग्लिश के नहीं है। वैसे तो हम इंग्लिश के लिए क्या रूल याद करते हैं कि जब हम किसी नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम एस यूज करते हैं या हम ई एस यूज करते हैं। डिफरेंट रूल हम बनाते हैं ना, या हम क्या करते हैं, वाई के साथ एस लगा देते हैं, या हम वाई हटा कर क्या लगा देते हैं, आई एस लगा देते हैं, या हम ओ के साथ एस लगाते हैं, या हम ओ के साथ ई एस लगाते हैं। तो हम डिफरेंट रूल्स यूज करते हैं नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, लेकिन उन वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए जो इंग्लिश के हैं।
बिल्कुल इसी तरह हमारे पास कुछ वर्ड्स इस तरह के भी हैं जिनका हम इनर वोवल चेंज करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। जैसे MAN का प्लूरल बनाने के लिए हम MEN बना देते हैं। हम वुमेन का प्लूरल बनाने के लिए MAN को MEN बना देते हैं। हम टूथ का प्लूरल किस तरह बनाते हैं, टीथ बनाते हैं। हम फुट का प्लूरल बेटे कैसे बनाते हैं, फीट बनाते हैं। इसी तरह हम लाउस का प्लूरल कैसे बनाते हैं, लाइस बनाते हैं। हम माउस का प्लूरल किस तरह बनाते हैं, माइस बनाते हैं। हम गूज का प्लूरल किस तरह बनाते हैं, गीज बनाते हैं। तो ये वो वर्ड्स हैं इंग्लिश के जिनका हम इनर वोवल चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। अब ये जो वर्ड्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, ये वर्ड्स एक्चुअल में इंग्लिश के हैं ही नहीं। ये वो वर्ड्स हैं जो दूसरी लैंग्वेजेस से इंग्लिश में आते हैं, तो इन पर रूल भी दूसरी लैंग्वेज के ही अप्लाई होंगे। जैसे देखिए, एल्यूमिनस का जब आप प्लूरल बनाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एल्यूमिनाई। एल्यूमिना का प्लूरल आपके पास बनाएगा, ये जेंडर का डिफरेंस है मैस्कुलिन फेमिनिन का, तो आपके पास क्या बनेगा, एल्यूमिनाई, और इसका क्या बनेगा, NAE के साथ बनेगा। कैक्टस का प्लूरल आपके पास क्या बनेगा, कैक्टाई, या आप SCS के साथ बना सकते हैं। फोकस का प्लूरल फोकाई या फोकसेस बना सकते हैं। न्यूक्लियस का न्यूक्लाई होता है, रेडियस का रेडाई होता है, सिलेबस का सिलेबाई होता है, इसी तरह स्टिमुलस का स्टिमुलाई होता है, फंगस का फंजाई होता है, और डेटम का प्लूरल आपके पास क्या होता है, डेटा होता है। इसी तरह हमारे पास कुछ और वर्ड्स हैं। क्राइटेरियन सिंगुलर वर्ड है, क्राइटेरिया प्लूरल होता है। फिनोमिना, आप सिंगुलर और प्लूरल में इसको सेम प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन सिंगुलर में ये NON पे खत्म होता है और प्लूरल में ये कहां पर खत्म होता है, MENA पे। थीसिस, एनालिसिस, बेसिस, एक्सिस और क्राइसिस का सिंपल रूल याद रखिएगा कि जो वर्ड भी SIS पे खत्म होते हैं वो सारे के सारे वर्ड क्या होते हैं, सिंगुलर। और जब मुझे उनका प्लूरल बनाना होगा तो मुझे SIS को किसके साथ रिप्लेस करना होगा, SES के साथ। जब मैं SIS को SCS बना दूंगा तो ये हमारे पास सिंगुलर से क्या बन जाएगा, प्लूरल। फिर हमारे पास दूसरे वर्ड हैं, अपेंडिक्स को हम क्या बना देंगे, अपेंडिसेस। मीडियम का प्लूरल हमारे पास क्या होगा, मीडिया होगा। करिकुलम का प्लूरल हमारे पास करिकुला होगा। बैक्टीरियम का प्लूरल हमारे पास बैक्टीरिया होगा। मेमोरेंडम का प्लूरल हमारे पास मेमोरेंडा होगा। फार्मूला का प्लूरल हमारे पास फार्मूलाज भी होता है, फार्मूलाए भी होता है। आपने करना क्या है कि ये जितने भी प्लूरल वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, फॉरेन प्लूरल वर्ड्स, आपने इनको बड़े अच्छे तरीके से एक दफ़ा आराम सुकून से 5 मिनट 10 मिनट लगा के रट्टा मार लेना है, ताकि इनमें से कोई वर्ड भी आए तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से सिंगुलर वर्ड कौन सा और प्लूरल वर्ड कौन सा है। और इसके साथ ही फॉरेन प्लूरल के साथ ही हमारा नाउन बेटे क्या होता है, ख़त्म। और मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि एक्चुअल में हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ही पढ़ रहे थे। अगर मैं इसको नाउन की हेडिंग की बजाय सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की हेडिंग कह के बताता तो फिर भी एक्सेप्टेबल था, लेकिन हम इसको प्रॉपर तरीके से लेकर के चले। हमने पहले नाउन पढ़ा है, अब उसके बाद हम प्रोनाउन पढ़ेंगे और देन हम मूव करेंगे किसके ऊपर, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के ऊपर। अब हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे वो प्रोनाउंस के होंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।